317-322 एक दुर्लभ पारिवारिक सैर ने सभी को बहुत उत्साहित कर दिया। विशेष रूप से लिन शियाओशियाओ, जो ली जिनवेन का फोन लेकर लगातार वीडियो और फोटो खींच रही थी तथा दिन के हर एक विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए उत्सुक थी। जब वे घर लौटे तो रात के 11 बज चुके थे। वाह, मैं बहुत थक गया हूँ। विभिन्न बैग रखने के बाद लिन मो सोफे पर लेट गई और बुदबुदाई, मैं वास्तव में यह नहीं समझ पाती कि आप महिलाएं खरीदारी से इतनी उत्साहित क्यों हो जाती हैं, जैसे कि आपको चिकन के खून का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। जियाओ जियाओ, क्या तुम बिल्कुल थकी नहीं हो? लिन जियाओ जियाओ ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं थकी हूँ, जब मैं माँ और पिताजी के साथ होती हूँ तो थकती नहीं हूँ। ये सुनकर लिन मो का मुंह थोड़ा ऊपर उठ गया और बिजली की गति से उसने अपने मोजे उतार दिए और कहा, चूंकि तुम थके नहीं हो इसलिए आज मोजे धोने का काम तुम्हारा है। यह महसूस करते हुए कि उसके साथ धोखा हुआ है, लिन जियाओ जियाओ सोफे पर गिर पड़ी जैसे कि उसका हौसला पस्त हो गया हो और उसने बेदम होकर कहा, पिताजी आप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपके मोजे बहुत बदबूदार हैं। इनमें से बदबू नहीं आती। लिन मो ने भौहें सिकोड़ते हुए गंभीरता से कहा, इतने सालों से यही गंध आ रही है। आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या आप अपने माता पिता के कपड़े अक्सर धोते हैं? ली जिनवेन ने पिता और बेटी की चंचल हरकतों को देखा, उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। ठीक है, बहुत हो गया शोर, जियाओ जियाओ और पिताजी दोनों ने आज अच्छा किया, इसलिए मैं मोजे धोने का काम संभाल लूंगी। लिन मो ने दोनों हाथ उठाए और खुशी से कहा, माँ के लिए जयकार। लिन जियाओ जियाओ ने भी अपने जूते और मोजे उतार दिए और चिल्लाया, माँ के लिए जयकार। उनकी चंचल हरकतों के बाद लिन मो जल्दी से नहाकर बेडरूम में लौट आई, जबकि ली जिनवेन उनकी बेटी को नहला रही थी। लिन मो को बहुत नींद आ रही थी। आखिरकार वह एक दिन से ठीक से सो नहीं पाया था। अपने पास चार्जिंग पर लगे फोन को उठाकर उसने देखा तो रात के 11:40 बज रहे थे। खुफिया प्रणाली को ताज़ा करने का समय आ गया है। लगता है अब आधी रात से पहले सो पाना असंभव है। लिन मो ने जिम्हाई ली और कुछ समय बचा होने पर वह भी चेक करने लगा। सबसे पहले कार्य समूह चैट हुई। समूह एक मुद्दे पर चर्चा कर रहा था, झांग तियानचेन कहाँ चला गया। एक वयस्क व्यक्ति पूरे एक दिन के लिए गायब हो गया था। वह अपने किराए के मकान पर नहीं मिला तथा उसका फोन भी बंद था, जिससे उनका मालिक बहुत चिंतित हो गया था। वह तो सुबह होते ही सबसे पहले पुलिस को इसकी सूचना देने की तैयारी कर रहा था। कुछ सोचने के बाद लिन मो ने ग्रुप चैट में बॉस को टैग किया और कहा, भाई ली, झांग को एक आपात स्थिति थी और उसे अपने गृहनगर वापस जाना था। उसने मुझे आपको बताने के लिए कहा था, लेकिन मैं भूल गया। बॉस ने तुरंत जवाब दिया, ओह तुमने मुझे बहुत डरा दिया। उस आदमी को भी पहले ही कुछ कह देना चाहिए था। अपना फोन बंद करने की तो बात ही छोड़िए। क्या उसने तुम्हें बताया कि वह कितने दिन दूर रहेगा? उनके उद्योग में काफी स्वतंत्रता थी। आमतौर पर बॉस किसी काम को करने के लिए उपलब्ध लोगों को सूचित करता था और भुगतान सभी के बीच साझा किया जाता था, जिसमें बॉस एक छोटी सी सूचना शुल्क लेता था। इस प्रकार ऐसी स्थितियां होना आम बात थी जहां लोगों तक पहुंचा नहीं जा सकता था। वह कितने दिन के लिए चला जाएगा? लिन मो को नहीं पता था कि वेश्याओं से संबंध बनाने पर कितने दिनों तक हिरासत में रखा जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने जवाब दिया, पक्का नहीं, लगता है उनके चाचा जी का निधन हो गया है। वे शायद कम से कम 2 सप्ताह तक व्यस्त रहेंगे। बॉस, ठीक है, मैं समझ गया। वैसे कल सुबह शीट मटेरियल धोने का काम है, क्या तुम फ्री हो? भले ही उसने सिस्टम को सक्रिय कर दिया था, लिन मो अभी अपनी मूल नौकरी छोड़ने की योजना नहीं बना रहा था। थोड़ा अधिक कमाना हमेशा स्वागत योग्य था और इस तरह का पैसा ठोस कमाई जैसा लगता था। यदि खुफिया तंत्र भविष्य में धन कमाने के बारे में जानकारी नहीं देता है तो भी उसे आय से वंचित नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखते हुए लिन मो ने निर्णायक रूप से उत्तर दिया, मैं अभी मुक्त हूँ, बस मुझे पता और समय बाद में भेज दो। कार्य समूह चैट छोड़ने के बाद लिन मो ने नीचे स्क्रॉल किया और पाया कि परिवार समूह चैट भी हलचल में थी। उनके संदेशों को देखकर उन्हें पता चला कि उनके एक चचेरे भाई ने हाल ही में BMW 3 सीरीज सेडान खरीदी है। समूह में सभी लोग मजाक में उससे लाल पैकेट भेजने और उन्हें भोजन कराने के लिए कह रहे थे। एक कमजोर माँ व्यापार करने लगती है, एक मजबूत पिता दरबार में सेवक बन जाता है, परिवार की उम्मीदें गृहनगर तक ही सीमित रह जाती हैं, गरीब लोग दूर दूर तक यात्रा करते हैं। लिन मो के इस चचेरे भाई के घर में कुछ नींव थी और वह हमेशा रिश्तेदारों के सामने परिवार का गौरव रहा था। प्रत्येक वर्ष वसंत महोत्सव या किंगमिंग महोत्सव के दौरान अपने गृहनगर लौटते समय चचेरा भाई खाने की मेज पर एक नम्र रवैया अपनाता था। लिन मो को खुद को कैसे संचालित करना है ये सिखाता था और उससे कहता था कि अगर वह राक्षस शहर में नहीं आ सकता है तो वह उसका अनुसरण कर सकता है। ऐसा लगता था कि विदेशों में काम करने वाले हर परिवार का चरित्र ऐसा ही था। लिन मो को तो बहुत पहले से इसकी आदत हो गई थी। लेकिन सच तो यह है कि हर बार जब वह दूसरों को बेहतर होते हुए देखता था, जबकि वह और उसकी पत्नी अभी भी जीविका चलाने के लिए किराए के कमरे में रहते थे, तो लिन मो का मूड अनिवार्य रूप से भारी हो जाता था। जब तक मैं खुफिया प्रणाली का अच्छा उपयोग करता रहूंगा, ऐसे दिन बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। लिन मो के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक दिखाई दी। वो पारिवारिक समूह चैट पेज से बाहर निकला, धीरे से अपनी आंखें बंद की और 12 बजे का इंतजार करने लगा। समय बीतता गया थोड़ा थोड़ा करके, और जब सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई एक बार फिर से एक दूसरे को काटती हैं, तो लिन मो के दिमाग में एक सुखद इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंजती है। डिंग, आज की खुफिया जानकारी ताजा हो गई है। अल्पविराम 1, आपने कल पारिवारिक चैट समूह देखा और संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की। एक टोइंग टीम आज रात 10 बजे पिछले दरवाजे से लिन चांगू की 3 सीरीज BMW सेडान को ले जाएगी। 2, आपने कल झांग तियानचेन से फोन पर बात की और संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की। झांग तियानचेन पर 2000 युआन का जुर्माना लगाया गया और प्रलोभन के प्रयास के लिए 5 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया। 3, आपने कल अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर ध्यान दिया और संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की। मित्र सेना जल्द ही ओल्ड स्ट्रीट क्षेत्र पर कब्जा कर लेगी और जंगल में बड़ी मात्रा में जंगली उपकरण खोजेगी। 4, आप कल वांडा प्लाजा गए थे और संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की थी। आपकी सहपाठी जू यानली कल दोपहर नौकरी के लिए साक्षात्कार के लिए वांडा प्लाजा जाएगी। 5, आप कल एक कंप्यूटर स्टोर से गुजरे और संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की। विशेष कारणों से उपभोक्ता फ्लैगशिप ग्राफिक्स कार्ड RTX 4090 में बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव का अनुभव होगा। 6, आपने कल मौसम का पूर्वानुमान देखा और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त की। राक्षस नगर की मौसम पूर्वानुमान प्रणाली बहुत अधिक गड़बड़ा जाएगी और राक्षस नगर में आज रात 10 बजे अचानक बारिश होगी। 24 घंटे की वर्षा 55 मिलीमीटर तक पहुंच जाएगी। फिर भी राक्षस नगर के मौसम पूर्वानुमान ने इसे एक स्पष्ट दिन बताया।
7 आपने कल अपने पड़ोसी वांग यूकाई को देखा और संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की। लीडरबोर्ड पर चढ़ने में एक महिला एंकर का समर्थन करने के लिए वह अपनी संपत्ति बैंक को गिरवी रखने की योजना बना रही है। 8 आपने आज वांग चोन का फोन नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया और संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की। अपने जुए के कर्ज का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेने में असमर्थ वांग चोन कल रात डिज्नी विजिटर सेंटर में चोरी करेगा। 9 आपने कल लिन जियाओ से मुलाकात की और संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की। लिन जियाओ वास्तव में एक भाषण प्रतियोगिता में शामिल होना चाहती है, लेकिन परिवार का बोझ न बढ़ाने के लिए उसने यह अवसर छोड़ने का फैसला किया है। 10 कल आप प्रसिद्ध होस्ट झो से अचानक मिले और संबंधित खुफिया जानकारी प्राप्त की जो उसके गुप्त रोमांस को उजागर करेगी। 317-323 लिन चांगू की BMW 3 सीरीज वास्तव में अंडरकवर इस्तेमाल के लिए एक कार है। हे ये तो उसके दिखावे की प्रवृत्ति के अनुरूप है। लिन मो ने खुफिया जानकारी के पहले टुकड़े को देखा और सोचा कि क्या अपने चचेरे भाई को वाहन के बारे में सूचित करना चाहिए या नहीं। हालांकि उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। पहली बात तो ये कि वह जानकारी का स्रोत नहीं बता सका, दूसरी बात ये कि वह अपने चचेरे भाई के चरित्र को अच्छी तरह जानता था। कार को खींचे जाने की तुलना में उसे अपने सामने अपना चेहरा खोने की वजह से संभवतः अधिक परेशानी होगी। मदद करने की इच्छा छोड़ दें, दूसरों के भाग्य का सम्मान करें। इस तरह के रवैये के साथ लिन मो ने खुफिया जानकारी को ब्राउज करना जारी रखा। जैसा कि उसने सोचा था, झांग तियानचेन को 5 दिन की हिरासत मिली। यह उनके लिए भी एक सबक था। जू यानली नौकरी ढूंढने वांडा जा रही है। क्या वह सान्या में छुट्टियां मना रही है? लिन मो ने अपना सोशल नेटवर्क खोला, नीचे स्क्रॉल किया और जल्द ही जू यानली द्वारा कल दोपहर पोस्ट की गई उत्तम दोपहर की चाय की तस्वीर ढूंढ ली। ऐसा लगता है कि हर कोई अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए काफी उत्सुक है। लिन मो को अचानक एहसास हुआ कि खुफिया प्रणाली ने उसके जीवन में सिर्फ बदलाव ही नहीं लाया है, यहां तक कि महत्वपूर्ण बुद्धिमत्ता के बिना भी हर शाम अपने आसपास के लोगों की वास्तविक जीवन की स्थितियों या रहस्यों पर नजर डालना काफी दिलचस्प था। इसे क्या कहते हैं? झांकने की इच्छा। लिन मो मनोविज्ञान में अच्छे नहीं थे और अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए कोई सटीक शब्द नहीं खोज पा रहे थे। उन्होंने पढ़ना जारी रखा। युद्ध की खबरों को नजरअंदाज करने के बाद 4090 ग्राफिक्स कार्ड की संभावित कीमत में उतार चढ़ाव ने लिन मो को चौंका दिया। यह एक बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर था। अगर मैं कुछ 4090 ग्राफिक्स कार्ड खरीद लूं तो क्या मैं बहुत अमीर नहीं बन जाऊंगा? लिन मो शुरू में उत्साहित था, लेकिन सोचने के बाद उसे लगा कि यह अवसर वास्तव में उसके लिए उपयुक्त नहीं है। उसके पास केवल लगभग 1 लाख युआन थे। कुल मिलाकर वह अधिकतम 1 दर्जन 4090 ग्राफिक्स कार्ड ही खरीद सकता था। वह राशि क्या कर सकती थी? ग्रैंड जिया कंट्री में ग्राफिक्स कार्ड का बाजार पूरी तरह से अराजक था। तथाकथित बाजार मूल्य कुछ प्रमुख कार्ड डीलरों के बीच बनी आम सहमति मात्र है। यदि कीमतें नहीं बढ़ी और इसके बजाय कीमतों में गिरावट आई तो लिन मो के 1 लाख युआन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, उनके पूरे परिवार की बचत। इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड की कीमतों में वृद्धि और गिरावट तथा उनकी बिक्री कोई ऐसी चीज नहीं थी जो रातों रात घटित हुई हो। सुरक्षित खेलना बेहतर है। लिन मो ने अफसोस के साथ इस जानकारी को एक तरफ रख दिया और आगे की खोज जारी रखी। बाकी खुफिया जानकारी में पैसा कमाने के प्रत्यक्ष तरीके नहीं बताए गए थे, जिससे वह कुछ हद तक निराश हो गया। ऐसा नहीं है कि हर दिन मुझे खोए हुए कुत्ते मिलते हैं, है ना? अधिकांश समय जीवन सामान्य ही होता है। लिन मो ने सिस्टम इंटरफेस को बंद करने और कुछ देर सोने की तैयारी करते हुए खुद को सांत्वना दी। लेकिन तभी अचानक उसे खुफिया जानकारी के सबसे कम ध्यान देने योग्य टुकड़ों में से एक का ध्यान आया। 6 आपने कल मौसम का पूर्वानुमान देखा और निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की। राक्षस सिटी का मौसम पूर्वानुमान सिस्टम बहुत गलत होगा। आज रात 10 बजे राक्षस सिटी में व्यापक वर्षा होगी। 24 घंटे की वर्षा 55 मिलीमीटर होगी। हालांकि राक्षस सिटी का मौसम पूर्वानुमान एक साफ दिन की रिपोर्ट कर रहा है। क्या कल रात बारिश होगी? क्या मौसम का पूर्वानुमान साफ आसमान का नहीं है? लिन मो ने अपना फोन निकाला, मौसम ऐप खोला और देखा, उसमें कल राक्षस शहर में आसमान साफ होने का संकेत था। मौसम के पूर्वानुमान 100% सटीक नहीं होते और उनका गलत होना सामान्य बात है। मैं इस जानकारी का उपयोग कैसे करूं? सबसे पहले लिन मो ने सोचा कि कुछ छाते खरीदे जाएं और बारिश से ठीक पहले उन्हें आश्रयविहीन स्थानों के पास बेचा जाए। 5 युआन में खरीदें, 10 या 15 युआन में बेचें, उसे लाभ मिलना निश्चित था। बस इतना भी नहीं, क्या कोई और रास्ता नहीं है? लिन मो बिस्तर पर लेटा था, उसकी आंखें बेजान सी ऊपर छत को घूर रही थी। इस पल ली जिनवेन बाहर से अंदर आई और उनके हाव भाव देखकर मुस्कुराई और पूछा, क्या बात है? बहुत उत्साहित हो गए हो, सो नहीं पा रहे हो? आखिरकार आज ही वह दिन था जब उनकी बेटी को परेशान किए जाने की बड़ी समस्या हल हो गई थी और वह बहुत अच्छे मूड में थी। लिन मो ने अपने विचारों को इकट्ठा किया, अपने शरीर को एक तरफ घुमाया और धीमी आवाज में पूछा, क्या जियाओ जियाओ अभी तक सो गई है? ली जिनवेन ने आलस से अपने शरीर को फैलाया और लिन मो के बगल में लेट गई। अभी नहीं, वह बहुत उत्साहित है। मुझे संदेह है कि वह जल्दी सो जाएगी। मैं उसे कल ले जाऊंगा, तुम थोड़ी देर और सो जाओ। लिन मो ने सिर हिलाया और गहरी सोच में डूब गया। ली जिनवेन ने उसे धीरे से धक्का दिया और हैरानी से पूछा, तुम किस बारे में सोच रहे हो जो तुम इतने तल्लीन हो गए हो? लिन मो ने बुदबुदाया, मैं सोच रहा हूं, अगर अचानक बारिश शुरू हो जाए तो छाते की सबसे ज्यादा जरूरत किसे होगी? क्या आप पागल हैं? सच में, मुझे इसके बारे में सोचने में मदद करें। मुझे लग रहा है कि कल बारिश होने वाली है। ली जिनवेन ने खिड़की से तारों से भरे आकाश को देखा और अपने हाथ के पिछले हिस्से से लिन मो के माथे को महसूस किया। हानि, तुम्हें बुखार तो नहीं है ना? मैंने अभी मौसम का पूर्वानुमान देखा है, मौसम धूप वाला रहेगा। लिन मो ने अपना सिर हिलाया, मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त को गठिया है और बारिश से पहले उसे हमेशा दर्द होता है। उसने मुझे बताया कि उसे अभी इतना दर्द हो रहा है कि उसे अस्पताल जाना पड़ा। मुझे यकीन है कि कल बारिश होने वाली है। जल्दी से मुझे सोचने में मदद करो, अगर सचमुच बारिश हो जाए तो छाते की सबसे ज्यादा जरूरत किसे होगी? ली जिनवेन ने अपने पति को खुद से बड़बड़ाते हुए देखा, उसे भी थोड़ा विश्वास होने लगा और वह भौहें सिकुड़कर सोचने लगी। कुछ समय बाद उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह जरूरी है कि छाते ही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? लिन मो चौंका। ली जिनवेन ने गर्व से कहा, छाते बेचकर आप कितना कमा सकते हैं? अगर कल सचमुच बारिश होती है तो बहुत सारे डिस्पोजेबल रेनकोट खरीदें और उन्हें कॉन्सर्ट में जाने वाले लोगों को बेचें।
वे जाना नहीं चाहेंगे, या यदि वे जाते भी हैं तो वे बारिश में नहीं चलना चाहेंगे, इसलिए यदि अचानक बारिश शुरू होने पर रेनकोट उपलब्ध हो तो वे निश्चित रूप से उसे खरीद लेंगे। लिन मो अपनी पत्नी की योजना सुनकर खुश हो गया और उसे अंगूठा दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। शानदार, गाओ जियाझुन बहुत ही शानदार। वास्तव में खुफिया प्रणाली को अपने पास रखना पूरी तरह से बर्बादी है। यदि मुझे कुछ सोचना होता तो शायद मैं कल रात तक किसी संगीत समारोह में रेनकोट बेचने का विचार नहीं सोच पाता। प्रिय मुझे। लिन मो ने ली जिनवेन को अपनी बाहों में थोड़ा और कस लिया और उसे जोर से चूमा, उसकी तारीफ करते हुए कहा, पत्नी तुम सचमुच मेरी किस्मत की सितारा हो। ली जिनवेन ने घृणा से अपने गाल पर लगी लार पोंछी और कहा, अरे तुम सच में डिस्पोजेबल रेनकोट बेचने जाने की योजना नहीं बना रही हो, है ना? लिन मो ने बहुत गंभीरता से कहा, हाँ क्यों ना एक बार कोशिश की जाए। आखिरकार वे चीजें महंगी नहीं हैं और आप उन्हें थोक बाजार से खरीद सकते हैं और अगर वे नहीं बिकती हैं तो उन्हें वापस भी कर सकते हैं। सो जाओ। लिन मो ने जोर से कवर को हटाया और ली जिनवेन को कसकर गले लगाया और संतुष्ट भाव से अपनी आंखें बंद कर ली। काफी समय के बाद जैसे ही वह सोने वाला था, ली जिनवेन की आवाज धीमी हो गई। पति जी, मैंने आपको इतना बढ़िया विचार दिया है, आप मुझे कैसे धन्यवाद देंगे? आह, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस तरह धन्यवाद दूं? गिनो कितना समय हो गया जब से हम तुम्हें पता है। वह क्या है? तुम्हें पता है वह चीज? मैं सचमुच नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर भूल जाओ, चलो सोते हैं। ली जिनवेन उसके आलिंगन से मुक्त हो गई और लिन मो की ओर पीट करके मुड़ गई। वह स्पष्ट रूप से नाराज थी। लिन मो ने हल्के से मुस्कुराकर दोनों के सिर को कंबल से ढक दिया और एक बार फिर अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ ही क्षणों बाद उस छोटे से किराए के स्थान में चांदी की घंटी जैसी हंसी की ध्वनि गूंजने लगी। 317-324 अगले दिन सुबह सुबह ली जिनवेन अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल से स्कूल गया, जबकि लिन मो बस से उस कार्यस्थल पर गया जो उसके बॉस ने कल रात उपलब्ध कराया था। बस लोगों से खचाखच भरी हुई थी और इसे मनुष्यों का समुद्र कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लिन मो ने ऊपर लगे रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था ताकि भीड़ में बह न जाए। दूसरे हाथ में उसने अपना फोन पकड़ा हुआ था और वह आसपास के खुले में हो रहे संगीत समारोहों की तलाश कर रहा था। राक्षस नगर एक अंतर्राष्ट्रीय महानगर था जहां मौसम की अनुमति मिलने पर ऐसे आयोजनों की कभी कमी नहीं होती थी। अफसोस की बात है, नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट में एक ओपन एयर कॉन्सर्ट जहां लिन मो रहता था कल ही समाप्त हुआ था और आज शाम का सबसे नजदीकी स्थान ईस्टर्न न्यू डिस्ट्रिक्ट शट टाउन में था, अर्थात डिज्नी का स्थान। ये चुआंशा से 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर है और मुझे आज रात ही वहां पहुंचना है। अगर मैं आखिरी मेट्रो से चूक गया तो कल जियाओशियाओ की क्लास में बाधा आएगी, उसने सोचा। एक ही दिन में आने जाने की यात्रा करने के लिए मुझे कम से कम एक कार की आवश्यकता होगी। मैं एक किराए पर ले लूंगा। इस विचार के साथ लिन मो ने ज्यादा देर तक संकोच नहीं किया। उन्होंने शेंजो कार रेंटल ऐप खोला, अपने घर के पास 24 घंटे की सेल्फ सर्विस पिकअप पॉइंट ढूंढा और फिर उपलब्ध सबसे सस्ती टोयोटा कोरोला कार का चयन किया। इसकी लागत 58 युआन दैनिक किराए के लिए थी। इसके अलावा 50 युआन मूल सेवा शुल्क, 20 युआन कार तैयारी शुल्क तथा व्यापक चिंता मुक्त प्रीमियम बीमा के लिए 90 युआन, कुल मिलाकर 218 युआन। अगर लिन मो की उम्र 20 साल होती तो वह बिना सोचे समझे भुगतान कर देता, लेकिन अब 30 साल की उम्र में कीमत देखने के बाद वह जियान्यू ऐप पर गया, शेंजो कार रेंटल डिस्काउंट कूपन पर कुछ युआन खर्च किए और 180 युआन में कार बुक करने में कामयाब रहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। राक्षस जैसे महंगे शहर में वर्षों तक रहने के कारण लिन मो को रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे बचाने के लिए कई छोटी छोटी तरकीबें सीखने का प्रशिक्षण मिल गया था। कार बुक करने के बाद लिन मो ने थोड़ी देर तक जियान्यू की खोज की और आधे दाम पर 2 कॉन्सर्ट टिकट खरीदे, कुल 420 युआन खर्च किए। लिन शियाओशियाओ अभी भी काफी छोटा था, सिर्फ 1.2 मीटर लंबा, जिससे उसे मुफ्त प्रवेश की पात्रता नहीं मिल पाई और कुछ पैसे भी बच गए। सभी आवश्यक तैयारियां करने के बाद बस अपने स्टॉप पर पहुंच गई। लिन मो लोगों के प्रवाह के साथ उतर गया और अपने बॉस के निर्देशानुसार पास के एक जर्जर अपार्टमेंट परिसर में प्रवेश किया और जल्दी से बिल्डिंग 4 यूनिट 2 अपार्टमेंट 602 को खोज लिया। दस्तक दस्तक दस्तक। एक 50 साल की महिला ने दरवाजा खोला और लिन मो को जांचने से पहले पूछा, क्या आप यहाँ गाद साफ करने आए हैं? गाद साफ करने का मतलब था निर्माण मलबे को हटाना। आमतौर पर निर्माण मलबे के एक बैग का वजन लगभग 100 पाउंड होता था तथा तीसरी मंजिल पर इसका शुल्क 4 युआन, चौथी मंजिल पर 5 युआन इत्यादि से शुरू होता था। लिन मो ने सिर हिलाया और विनम्रता से जवाब दिया, हाँ वह मैं हूँ। ओह, तुम बहुत समझदार लग रही हो, महिला ने अपने पीछे पड़े निर्माण कचरे के बैग की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या उन्होंने तुम्हें कीमत बताई? 5 युआन प्रति बैग, बस उन्हें कचरा ट्रक में ले जाओ। 5 युआन, और उसे उन्हें लोड भी करना था। इस कीमत में कुछ तो गड़बड़ थी। लिन मो ने समझाया, बहन मैं उस कीमत पर काम नहीं कर सकता। छठी मंजिल पर कम से कम 7 युआन प्रति बैग का किराया होना चाहिए, अन्यथा कृपया किसी और को ढूंढ लें। वह अच्छी तरह जानता था कि महिला कीमत कम करने की कोशिश कर रही थी और वह अपने जीवन में लंबे समय से इस तरह के व्यवहार का आदी हो चुका था। असल जिंदगी टिकटॉक नहीं है, जहां उनके अनुभवों को लघु वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करने से टिप्पणीकार सामूहिक रूप से उनके प्रति सहानुभूति रखेंगे और उच्च मूल्य पर उनकी सेवाएं लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो करोड़ों डॉलर के मकान में रहते हैं, फिर भी वे चंद पैसों के लिए मोलभाव करते हैं। कम से कम कई लोगों की नजर में तो ऐसा ही है। उसके जैसे किसी व्यक्ति का केवल परिश्रम करके प्रतिदिन कुछ 100 रुपये कमाना अनुचित माना जाता था। अधेड़ उम्र की महिला ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ओह 7 युआन, इतने सारे बैग के साथ क्या ये 6 या 700 युआन नहीं होगा? आप लोग बहुत आसानी से जीवन यापन कर लेते हैं, है ना? अरे दोस्त, चलो मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूँ, 6 युआन प्रति बैग के हिसाब से, है ना? हमारे यहाँ बहुत से लोग मरम्मत का काम कर रहे हैं, तुम उनके साथ सौदा करो और मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे सभी बाद में तुम्हारे पास आए। क्या ये तुम्हारे लिए कुछ पैसे कमाने का अच्छा तरीका नहीं है? लिन मो ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया, बहन यह एक उद्योग मानक है, मैं नियम नहीं तोड़ सकता। बाजार मूल्य को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा समय के साथ हालात और खराब होते जाएंगे। विशेषकर इसलिए कि यह काम आसान नहीं है। भार ढोकर अच्छी आय अर्जित करने का प्रयास करने वाले 100 लोगों में से 90 लोग पहले 3 दिन भी नहीं टिक पाते। लिन मो की दृढ़ता को देखकर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, फिर प्रति बैग 7 युआन, लेकिन आपको दोपहर 2 बजे से पहले काम खत्म करना होगा। यदि आप इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर के प्रवेश में देरी करते हैं तो मैं आपके वेतन से कटौती करूंगी।
जरूर, मैं 2 बजे तक काम पूरा कर लूंगा। मध्यम आयु वर्ग की महिला के चले जाने के बाद लिन मो ने अपने कपड़े उतार दिए और वह केवल शॉर्ट्स में रह गया। फिर उसने अपने कंधों पर एक तौलिया डाला और काम पर लग गया। बोझा ढोना थका देने वाला काम है। लिन मो, जिनका वजन मात्र 140 पाउंड है, को एक साथ निर्माण कचरे के 2 बैग उठाने पड़े, जिसका मतलब था कि उन्हें लगभग 100 किलोग्राम वजन अपने कंधों पर उठाकर सीढ़ियों से नीचे उतारना पड़ा। इस तरह के काम की तीव्रता अकल्पनीय रूप से थका देने वाली है। लगभग 2 घंटे बाद लिन मो धूल से ढक गया था और धूल पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। अंत में धूल के साथ मिलकर पसीने ने भूरे कवच की एक परत बना ली। उसकी पीठ के निचले हिस्से में भयंकर जलन होने लगी और पैर कांपने लगे। कई बार जब लिन मो सीढ़ियों पर मुड़ता था तो वह गलती से अपने साथ लाए निर्माण कचरे से टकरा जाता था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी पीठ पर बारीक कट और खरोंचें आ जाती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन लिन मो के लिए ये जीवन की सामान्य पीड़ाएं थीं, जिन पर चिंता करने लायक कुछ भी नहीं था। वाह, दोपहर 1:30 बजे तक भोजन के लिए भी रुके बिना लिन मो ने अंततः दिन का काम पूरा कर लिया। हालांकि जब हिसाब चुकाने का समय आया तो मध्यम आयु वर्ग की उस महिला ने, जिसे खुश करना मुश्किल था, फिर भी कई बहाने ढूंढ लिए। ये ठीक से नहीं किया गया, ये पर्याप्त साफ सुथरा नहीं था और उस पर 30 युआन का जुर्माना लगा दिया, जिससे उसकी कमाई केवल 600 युआन रह गई। घर के रास्ते में शरद ऋतु की ठंडी हवा उसके चेहरे पर चल रही थी। जीवन का भार उसके कंधों को झुका रहा था। लेकिन लाल नोटों को हाथ में थामे और अपनी पत्नी और बच्चे के मुस्कुराते चेहरों के बारे में सोचते हुए वह आशावादी बने रहे और महसूस किया कि सारा त्याग सार्थक था। अल्पविराम। घर पहुंचने, स्नान करने और साफ कपड़े पहनने के बाद लिन मो सबसे पहले अपनी कार लेने के लिए पिकअप स्थान पर गया और फिर थोक बाजार चला गया। पहले सड़क पर दुकान चलाने के कारण वह थोक बाजार से काफी परिचित थे। कई दुकानों पर सामान की तुलना करने के बाद और रेन गियर बेचने वाली विभिन्न दुकानों पर कीमतों के बारे में पूछताछ करते हुए लिन मो ने अंततः 4 युआन प्रति रेनकोट की कीमत पर 500 डिस्पोजेबल रेनकोट खरीदे। उन्होंने दुकान मालिक के साथ यह समझौता भी किया कि यदि वह उन्हें बेच नहीं पाता तो वह उन्हें वापस कर सकता है, लेकिन इसके लिए प्रति वस्तु 50 सेंट का क्षति शुल्क देना होगा। मुझे उम्मीद है कि योजना बिना किसी बाधा के पूरी हो जाएगी, अन्यथा 500 रेनकोट के साथ मुझे 250 युआन का नुकसान होगा। कार किराए की फीस की तो बात ही छोड़िए। लिन मो ने गहरी सांस ली। जब उसने रेनकोट को कार की डिक्की में रखा तब तक शाम के 4 बज चुके थे और लिन शियाओ को स्कूल से निकलने में अभी 2.5 घंटे बाकी थे। अब मैं क्या करूं? कार में बैठे हुए लिन मो ने कुछ देर सोचा और अंततः पास के प्राचीन बाजार में जाने का निर्णय लिया। उन्हें प्राचीन वस्तुओं में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन वह ये जांचना चाहते थे कि अगले दिन जब समाचार ताजा होगा तो क्या उन्हें प्राचीन वस्तुओं के बारे में कुछ जानकारी मिल सकेगी। आखिरकार असली मोटा मुनाफा यही है। यदि वह कम कीमत पर कोई भारी भरकम प्राचीन वस्तु खरीद ले तो वह अपने वर्तमान जीवन को पूरी तरह से पीछे छोड़ सकता है। बेशक यह एक अच्छा विचार है, लेकिन यह संभव है या नहीं, लिन मो को इसका कोई अंदाजा नहीं था। प्राचीन वस्तुओं के बाजार में पहुंचने पर 2 घंटे तक इधर उधर घूमने और लगभग सभी विक्रेताओं से बातचीत करने का प्रयास करने के बाद लिन मो अपनी कार में वापस बैठ गए और अपनी बेटी को लेने के लिए फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल की ओर चल दिए। 317-325 शाम 7 बजे लिन मो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ किराए की कार चलाकर अपने घर से पूर्वी न्यू डिस्ट्रिक्ट टाउन की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे चलने लगे, यात्री सीट पर बैठी उनकी पत्नी जिन वेन ने ये पूछने का इंतजार नहीं कर सकी, हनी मुझे सच बताओ, तुमने अचानक मुझे और बच्चे को आज संगीत समारोह में ले जाने के बारे में क्यों सोचा? लिन मो ने हल्के से मुस्कुराते हुए गर्व से कहा, क्या आपने कल नहीं कहा था कि अगर अचानक बारिश शुरू हो जाए तो हम कॉन्सर्ट में रेनकोट बेच सकते हैं और कुछ पैसे कमा सकते हैं? हो, जिन वेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसे पिछली रात सोने से पहले हुई बातचीत याद आई। उसने बादल रहित आकाश की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी और मौसम तो देखो, क्या ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है? क्या ये बकवास नहीं है? एक कार किराए पर लेना और रेनकोट थोक में खरीदना, इसमें कितना खर्च आएगा? उस पैसे से हम जियाओ के लिए एक निजी भाषण शिक्षक ला सकते हैं ताकि वह प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सके। लिन मो अपनी पत्नी की मनोदशा को बहुत अच्छी तरह समझता था। ईमानदार रहना। यदि सिस्टम द्वारा दी गई खुफिया जानकारी न होती तो आज के मौसम में लिन मो खुद भी यह विश्वास नहीं कर पाता कि आज रात अचानक बारिश हो सकती है। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा, चिंता मत करो, मेरी अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखो। इसके अलावा मैंने बॉस के साथ एक व्यवस्था की है कि अगर हम रेनकोट नहीं बेच पाते हैं तो हम उन्हें वापस कर सकते हैं। इसमें ज्यादा खर्च नहीं आएगा। लिन मो ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से पीछे की सीट पर बैठी अपनी बेटी को देखा और पूछा, जियाओ मम्मी को बताओ, क्या तुम मम्मी और डैडी के साथ कॉन्सर्ट में जाना पसंद करोगी या तुम अपने भाषण कौशल को और अधिक प्रशिक्षित करना चाहती हो? बिना ज्यादा सोचे लिन जियाओ ने दृढ़ता से जवाब दिया, बेशक मैं डैडी और मम्मी के साथ कॉन्सर्ट में जाना चाहती हूँ। उसकी उम्र में जब तक पढ़ाई ना हो, अगर आप उसे खेती भी सौंप दे तो वह बहुत खुश रहेगी। जिन वेन ने घृणा से झल्लाते हुए कहा, क्रोध से फूल कर बोला, तुम दोनों मुझ पर हमला कर दोगे। मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि आज रात बारिश होगी या नहीं। अगर नहीं हुई तो तुम रोओगे। लिन मो ने भौहें सिकोड़ते हुए चुनौती भरे अंदाज में जवाब दिया, अगर बारिश हो गई तो क्या होगा? जिन वेन, अगर बारिश होगी तो आप जो कहेंगे वही होगा। लिन मो के दिमाग में एक विचार आया, क्या होगा अगर बारिश होती है तो आपको मेरी एक विनती माननी होगी, ठीक है? कौन सा अनुरोध? समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? अगर बारिश नहीं हुई तो मैं 1 महीने तक लिन जियाओ से आपके मोजे धुलवाऊंगी। पिताजी, आप मुझे फिर से धोखा दे रहे हैं। क्या तरकीब है? तुम भी तो बाहर जाकर मौज मस्ती करना चाहते हो, क्या तुम थोड़ा जोखिम नहीं उठा सकते? ठीक है, मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि आप और आपकी बेटी किस तरह की तरकीबें कर सकते हैं। कार का ब्लूटूथ चालू था, मधुर संगीत बज रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन तीनों के पास बात करने के लिए अनगिनत विषय हो। एक बार की नीरस यात्रा आनंद और हंसी से भरी यात्रा में बदल गई। लगभग 1 घंटे बाद परिवार संगीत समारोह स्थल पर पहुंच गया। हालांकि मौसम ठंडा होने लगा था, फिर भी वहां बहुत सारे लोग थे और माहौल बहुत जीवंत था। दूर तक देखते हुए रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता शानदार डिज्नी महल चकाचौंध से जगमगा रहा था। लिन जियाओ लिन मो का एक हाथ और जिन वेन का दूसरा हाथ पकड़कर खुशी से उनके साथ साथ चल रही थी, कभी कभी दोनों पैरों से जमीन को छू रही थी। दूर स्थित महल को देखते हुए उसने लालसा से कहा, पिताजी, क्या आप मुझे डिज्नी मनोरंजन पार्क में खेलने के लिए ले जा सकते हैं?
डिज्नी की लागत वास्तव में इतनी अधिक नहीं है। यदि आप ज़ियान्यू पर रियायती टिकट खरीदते हैं तो 300 युआन पर्याप्त होंगे। लेकिन छिपी हुई लागत बहुत अधिक थी। सबसे पहले पार्क में बाहर से खाना लाने पर प्रतिबंध है और अंदर कीमतें बहुत महंगी हैं। यहाँ तक कि सबसे सस्ते ग्रिल्ड सॉसेज की कीमत 38 युआन है। इसके अलावा आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं देख सकते, जिससे आवास और रात भर रुकने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा 2 दिन काम न करने से होने वाली आय की हानि को भी जोड़ लें तो ये सब मिलकर एक ऐसी राशि बन जाती है जिसे चुकाना उनके परिवार के लिए बहुत कठिन होता है। यदि यह अतीत में हुआ होता, भले ही लिन मो की इच्छा होती, तो उसके पास इसके लिए समय नहीं होता। अधिक पैसा कमाने के लिए उन्हें पूरे साल में मुश्किल से ही कोई छुट्टी मिलती थी। यहाँ तक कि जब वह निर्माण कार्य नहीं कर रहे होते थे तब भी वह दैनिक वेतन पर लोडर के रूप में काम करने के लिए कुरियर सेवा केंद्र पर जाते थे। हालांकि अब उनमें पहले से अधिक आत्मविश्वास था। जरूर, अगली बार जब हमारी छुट्टी होगी तो मैं तुम्हें और माँ को मनोरंजन के लिए डिज्नी ले जाऊंगा, उन्होंने कहा। अपने पति को इतनी सहजता से सहमत होते हुए सुनकर ली जिनविन ने जल्दी से कहा, अरे अरे अरे, एक शर्त है। आपको अपनी अंतिम परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने होंगे, फिर माँ और पिताजी आपको खेलने के लिए ले जाएंगे। लिन जियाओ के चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह से खिलने से पहले ही फिर से मुरझा गई। पत्नी, क्या हर चीज को पढ़ाई से जोड़ना जरूरी है? ऐसा कैसे नहीं हो सकता? वह अभी तीसरी कक्षा में है और बस 2 साल बाद वह जूनियर हाई स्कूल में चली जाएगी। क्या होगा अगर उसके ग्रेड अच्छे नहीं रहे और कोई स्कूल उसे नहीं लेना चाहता? इसके अलावा क्या हमने अपनी शिक्षा की कमी के कारण पर्याप्त कष्ट नहीं उठाया है? क्या आप चाहते हैं कि जियाओ हमारी जिंदगी जीना जारी रखे? एड्स बाय पब फ्यूचर। ये लगभग एक अनसुलझा विषय था और हर बार जब ये सामने आता था लिन मो को पता नहीं होता था कि क्या कहना है। ली जिनविन हमेशा इतनी मुखर नहीं थी, वह एक भोली लड़की थी जो रोमांस के लिए तरसती थी। वे 2 वर्षों तक डेटिंग करते रहे और लगभग 10 वर्षों से विवाहित हैं। लिन मो ने देखा कि एक समय की शर्मीली और मासूम लड़की एक गृहिणी बन गई है जो बाजार में मोल भाव करती है, एक एक पैसे के लिए लड़ती है और प्रत्येक सिक्के को अत्यंत सावधानी से खर्च करती है। यदि ऐसा हो सकता तो कौन बड़ा होना पसंद करेगा? ली जिनविन भी एक राजकुमारी बनना चाहती थी जो जीवन की तुच्छ बातों की चिंता किए बिना हमेशा खुश रह सके। लेकिन उनकी जीवन स्थितियां इसकी इजाजत नहीं देती थी। इस विचार के साथ लिन मो मुस्कुराए और ली जिनविन और लिन शियाओ से कहा, आज मौज मस्ती का दिन है, चलो इन दुखद चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। चलो हम साथ में चलें और आराम करें। टिकट चेक करने के बाद परिवार कॉन्सर्ट के मुख्य स्थल में दाखिल हुआ। जल्द ही वे भीड़ की ऊर्जा से अभिभूत हो गए और खूब मौज मस्ती करने लगे। लगभग 2 घंटे तक लगातार खेलने के बाद थके हारे तीनों खिलाड़ियों को अंततः विश्राम क्षेत्र में बैठने के लिए जगह मिल गई। वाह, ली जिनविन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और समय पर नजर डाली और फिर कहा, हनी, लगभग 10 बजने वाले हैं। क्या हमें घर चलना चाहिए? जियाओ का कल स्कूल है, चलो उसकी कक्षाओं में देरी न करें। लिन मो ने भी समय देखा और पाया कि रात के 9:55 बज रहे थे। अगर खुफिया तंत्र सही था तो लगभग 5 मिनट में बारिश शुरू हो जानी चाहिए। वापस जाने की कोई जल्दी नहीं है। आह, क्या तुम भूल गए हो कि हमारा मुख्य व्यवसाय क्या है? हम रेनकोट बेचने आए थे, याद है? जब तक उन्होंने रेनकोट का जिक्र नहीं किया तब तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने रेनकोट का जिक्र किया ली जिनविन की भौहें तन गईं। निराशा भरी सांस लेते हुए उसने कहा, पति जी, क्या ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है? मैं यहाँ आते समय 1 दर्जन से अधिक बार मौसम का पूर्वानुमान देख चुका हूँ और आसमान हमेशा साफ रहा है। अगर हम कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद निकलेंगे तो निश्चित रूप से हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेनकोट खरीदने से पहले आप मुझसे चर्चा कर सकते थे। ये पैसे की बर्बादी है। वास्तव में रात का आसमान अभी भी साफ था, ऐसा नहीं लग रहा था कि बारिश होगी। जैसे ही लिन मो कुछ कहने वाला था, अचानक एक बड़ा काला बादल छा गया। उसके बाद बिजली की एक चमक ने शांत रात के आकाश को चीर दिया। ऐसा लग रहा था कि भारी बारिश होने वाली है। 317-327 अचानक गड़गड़ाहट सुनकर ली जिनविन और लिन जियाओ दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। क्या हो रहा है? क्या सचमुच बारिश होने वाली है? क्या ये गलती हो सकती है? इस तरह का मौसम है तो बारिश कैसे हो सकती है? अभी कुछ क्षण पहले आसमान साफ था और तारे बिखरे पड़े थे। हाँ, लिन मो ने अपनी उंगलियां चटकाईं और दिल खोलकर हंसा। पत्नी, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारे पति ने तुम्हें ठीक से नहीं सुना। ओह, वह ली जिनविन के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। लिन जियाओ ने बड़ी उत्साहित आंखों से देखा और कहा, पिताजी, मैं जा रही हूँ। आप मेरे हीरो हैं। बहुत हो गई चापलूसी, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, हमें जल्दी चलना है। यहाँ से पार्किंग स्थल तक काफी दूरी है, हम बेहतरीन अवसर को नहीं खो सकते। लिन मो ने बहुत अच्छे मूड में एक हाथ में लिन जियाओ को उठाया और दूसरे हाथ से ली जिनविन का हाथ पकड़ लिया और कॉन्सर्ट हॉल के निकास की ओर दौड़ पड़े। ली जिनविन भी उत्साहित थे। अप्रत्याशित भारी बारिश का मतलब वाकई बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। आसमान गहराता जा रहा था और आयोजन स्थल के अंदर मौजूद विक्रेता दबी जुबान में कोसने लगे और अपनी मेजें और कुर्सियां समेटने लगे। जब तक लिन मो और उसका परिवार पार्किंग स्थल की ओर भागा तब तक बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। लिन मो ने ट्रंक खोला, पहले अपने लिए एक रेनकोट निकाला और फिर कहा, तुम दोनों कार में मेरा इंतजार करो और जब हम रेनकोट बेच देंगे तो हम वापस चलेंगे। ली जिनविन ने भी रेनकोट पहन लिया और कहा, मैं आपकी मदद करूंगी। नहीं तो इतने सारे रेनकोट होने पर आपको उन्हें हटाने में कितना समय लगेगा? लिन जियाओ भी उत्साहित थी और उसने कहा, मैं भी मदद करना चाहती हूँ, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। मौसम ठंडा हो गया था और बारिश उनकी त्वचा पर ठंडी महसूस हो रही थी। लेकिन उस समय 3 सदस्यों वाले इस परिवार का मूड बहुत अच्छा था। यह एहसास जैकपॉट लगने के समान था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो सभी को एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। ठीक है, तो फिर आइए हम सब एक परिवार के रूप में काम पर लग जाएं। लिन मो ने रेनकोट के बक्सों को ट्रंक से बाहर निकाला, उन्हें पहले से तैयार की गई एक छोटी गाड़ी पर रखा और फिर अलीपे और वीचेट के भुगतान कोड निकाले जो उन्होंने पहले से प्रिंट कर रखे थे और उन्हें अपने गले में लटका लिया। चल दर, लिन मो ने गाड़ी को धक्का दिया। ली जिनविन उनके साथ थे और लिन शियाओ उनके आगे दौड़ रहे थे, जबकि तीनों का परिवार निकटतम कॉन्सर्ट हॉल के निकास द्वार की ओर बढ़ रहा था। जब वे निकास द्वार संख्या 2 पर पहुंचे तो लोगों का एक बड़ा समूह बाहर निकलने लगा था।
अधिकांश लोग मनोरंजन के लिए संगीत समारोह में आए थे और किसी बड़े सितारे के प्रदर्शन के बिना भारी बारिश के कारण कई लोग वहां से चले जाना चाहते थे। जिनके पास कार थी, उनकी स्थिति बेहतर थी, वे निकलते ही सीधे पार्किंग स्थल की ओर भागे। अन्य आगंतुक जो मेट्रो से जाने की योजना बना रहे थे, वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। आखिरकार वहां से मेट्रो स्टेशन तक कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। वे वहां खड़े भी नहीं रह सकते थे। यदि बारिश नहीं रुकी तो वे घर जाने वाली आखिरी ट्रेन भी चूक सकते हैं, जिससे मामला और भी जटिल हो जाएगा। अरे, मैंने तुमसे कहा था कि इस कॉन्सर्ट में मत आना। वहां देखने के लिए क्या है? वहां कोई मूर्ति नहीं है और तुम आने पर अड़े रहे। अब देखो क्या हुआ। प्रिय, मुझे नहीं पता था कि बारिश होगी। अरे, क्या मौसम पूर्वानुमान में यह नहीं कहा गया था कि मौसम साफ रहेगा? यह अभी भी कह रहा है कि मौसम साफ है, तो अब बारिश क्यों हो रही है? अब क्या करें? प्रिय, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। घर जाने की बजाय मेरे घर क्यों नहीं आते? मेरी घरेलू बिल्ली बैकफ्लिप कर सकती है। जबकि कुछ लोग खुश थे और अन्य दुखी थे, निकास द्वार पर हलचल मची हुई थी। जैसे ही लिन मो और उनके परिवार ने गाड़ी से रेनकोट उतारे, एक तेज तर्रार महिला ने तुरंत पूछा, माफ कीजिए, क्या आप रेनकोट बेच रहे हैं? लिन जियाओ जियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, सुंदर बहन। ये तो बहुत बढ़िया है। महिला ने उत्सुकता से पूछा, एक का कितना? मुझे एक चाहिए। लिन मो ने एक रेनकोट निकाला और मुस्कुराते हुए उसे सौंप दिया। सुंदर, प्रत्येक का 30 युआन। 30। महिला ने असंतुष्ट होकर रुककर कहा, क्या ये डिस्पोजेबल रेनकोट के लिए कुछ युआन नहीं है? आप इसे इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? लिन मो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुणवत्ता पर एक नजर डालें। लागत मूल्य 20 युआन से अधिक है, मुझे कुछ लाभ कमाने की जरूरत है ना? ये बात तो विश्वसनीय लग रही थी, लेकिन इसमें कोई गुणवत्ता नहीं थी। दरअसल वे सिर्फ डिस्पोजेबल रेनकोट थे जिनकी कीमत कुछ युआन थी। लेकिन फिर भी कोई भी व्यवसाय कपट से रहित नहीं होता। यदि आप तब पैसा नहीं कमा सकते जब आप कमा सकते हैं, तो कार किराए पर लेने और टिकट खरीदने का झंझट क्यों उठाते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतनी देर में यह आसान नहीं है। महिला कुछ और कहने वाली थी, लेकिन उसके बगल में बैठे आदमी ने जल्दी से अपना फोन निकाला, कोड स्कैन किया और एक ही बार में भुगतान कर दिया। मैंने भुगतान कर दिया है। मुझे 3 रेनकोट दे दो। अली पे इनकमिंग भुगतान 90 युआन। लिन मो ने 3 रेनकोट निकाले और उन्हें सौंप दिए। महिला ने 30 युआन का भुगतान किया और एक रेनकोट भी ले लिया। जल्द ही लिन मो के चारों ओर भीड़ बढ़ती गई और पैसे इकट्ठा किए जाने की आवाज लगातार आती रही। कुछ लोगों ने शिकायत की कि वह उन्हें बहुत अधिक कीमत पर बेच रहा है। अन्य लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि बॉस को कैसे पता था कि आज बारिश होगी। बहुत बढ़िया। बेशक ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बिना भुगतान किए रेनकोट ले लिया, लेकिन वहां बहुत अधिक लोग थे और प्रबंध करना असंभव था। 500 रेनकोट आधे घंटे से भी कम समय में बिक गए। वहां का दृश्य लगभग डकैती जैसा अराजक था। यहां तक कि लिन मो और ली जिनवेन ने जो 2 रेनकोट पहने थे, उन्हें भी लोगों ने खरीद लिया। जब तक वे कार में वापस आए, तीनों भीग चुके थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। तथापि अपनी जर्जर हालत के बावजूद उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान झलक रही थी। लिन मो ने पहले से तैयार किए गए साफ कपड़े निकाले और उन्हें आगे की यात्री सीट पर ली जिनवेन और पीछे की सीट पर लिन शियाओशियाओ को दे दिया और गर्व से पूछा, क्या हुआ? क्या मैं शानदार हूं या क्या आपका पति, आपके पिता? ली जिनवेन ने उसके बाएं गाल को चूमा और सिर हिलाते हुए कहा, मेरा पति सबसे अच्छा है। मुझे भी एक चुंबन चाहिए, मुझे भी एक चुंबन चाहिए। पीछे की सीट से लिन जियाओ जियाओ ने झुककर लिन मो के दाहिने गाल को चूमा और प्रशंसापूर्वक कहा, पिताजी, आप सबसे 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 शानदार व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। किसी और को नहीं पता था कि बारिश होने वाली है, केवल आप ही जानते थे। चेहरे पर मुस्कान लिए, सूखे कपड़े पहनकर और खुद को पोंछकर वे कार से घर की ओर चल पड़े। बारिश और तेज होती गई, जिससे बाहर की सड़क को स्पष्ट रूप से देख पाना लगभग असंभव हो गया। लेकिन तंग कार में लिन मो को अपने भविष्य के बारे में अधिक से अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। ली जिनवेन ने दिन भर की कमाई देखने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला, मुस्कुराते हुए पूछा, पति, आपने कितना खर्च किया? लिन मो ने एक पल सोचा और जवाब दिया, मुझे लगता है कि 3000 युआन से कम। ली जिनवेन की मुस्कान इतनी बड़ी थी कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर पा रही थी और अपनी भौं को ऊपर उठाते हुए उसने कहा, तो अनुमान लगाओ कि हमने कितना पैसा कमाया। लिन मो ने मोटे तौर पर एक संख्या का अनुमान लगाया, 8000 से अधिक। 10,000। अभी तो सचमुच बहुत अफरा तफरी मची हुई थी। हर दिशा से लोग रेनकोट खरीदने आए हुए थे। लिन मो को लगा कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने बिना पैसे चुकाए चुपके से रेनकोट ले लिया होगा। उस स्थिति में वह उन्हें रोक नहीं सकता था। इसके अलावा यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता तो यह संभव था कि झगड़े में उसके सभी रेनकोट छीन लिए जाते। कानून के शासन वाले समाज का तो जिक्र ही न करें। क्या किसी संगीत समारोह के समाप्त होने के बाद सामान, टेंट और फोन का ढेर नहीं खो जाता? लिन मो को आश्चर्य हुआ जब ली जिनवेन ने उन्हें अपने फोन के कैलकुलेटर ऐप पर नंबर दिखाया और कहा, हमने कुल 14,730 युआन एकत्र किए हैं। आपके द्वारा उल्लिखित 3000 युआन लागत घटाएं और हमने 1 घंटे से भी कम समय में 11,730 युआन का लाभ कमाया है। ओह, लिन मो को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि कई लोग इस अराजकता का फायदा उठाएंगे। आज युवाओं की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, इतना कुछ बना लिया। लिन मो हंसा। लिन जियाओ जियाओ ने यह भी कहा, 10,000 से अधिक, क्या ये पिताजी के लिए आधे महीने की आय के समान नहीं है? वाह, हमने केवल इतने कम समय के लिए ही बिक्री की है। हे लड़की, ये याद रखो, ये व्यवसाय है, लोगों को जो तत्काल जरूरत है उसे बेचो और तुम बहुत सारा पैसा कमा सकती हो। आपको कड़ी मेहनत से अध्ययन करने की आवश्यकता है। ज्ञान के साथ आप ऐसे अवसरों को और भी बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। लिन मो ने लिन जियाओ जियाओ को कुछ सबक सिखाने का अवसर लिया। टास्क, पिछली बार मैं इतना खुश तब हुआ था जब हमारी शादी की रात को उपहार के पैसे गिन रहा था। ली जिनवेन ने फोन पकड़ रखा था। आश्चर्य से उबरने में उसे काफी समय लगा। उसने खुद से कहा, काश हम हर दिन इतना पैसा कमा पाते तो बहुत अच्छा होता। इस तरह हम जल्द ही राक्षस शहर में अपना घर बना सकेंगे। राक्षस शहर में एक घर खरीदना, यह उनके लिए एक आवश्यकता तो थी, लेकिन एक ऐसा सपना भी था जो अप्राप्य प्रतीत होता था। लिन मो ने तो कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की। अगर वह दिन सचमुच आ गया, जब वह अपनी पत्नी और बच्चे को अपने घर ले जाएगा तो वहां का दृश्य कैसा होगा। उस क्षण की कल्पना मात्र से ही उसकी आंखें लाल हो गईं।
लिन मो ने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया, एक गहरी सांस ली और विंडशील्ड के माध्यम से बाहर तेज हवा और बारिश को गंभीरता से देखते हुए दृढ़ता से बुदबुदाया, चिंता मत करो पत्नी, भाग्य समय के साथ बदलता है, वह दिन दूर नहीं होगा। 317-328 जब तीनों अपने छोटे से आरामदायक घर में लौटे तो रात के लगभग 11 बज चुके थे। ली जिनविन लिन जियाओक्सियाओ को स्नान कराने के लिए ले गए। यद्यपि उन्होंने सूखे कपड़े पहन लिए थे, लेकिन वे बारिश में भीग गए थे और सर्दी से बचने के लिए जल्दी से नहाना जरूरी था। विशेषकर शरद ऋतु और सर्दियों के आगमन पर जब सर्दी जुकाम से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो अधिक सावधानी नहीं बरती जा सकती। इस बीच लिन मो डाइनिंग टेबल पर बैठ गया, मीटू टेकआउट खोला और एक शानदार डिनर का ऑर्डर दिया। एक ओर उन्होंने रात का खाना नहीं खाया था और वास्तव में बहुत भूखे थे, और दूसरी ओर यह आज की कमाई का जश्न मनाने का एक तरीका भी था। उनके जैसे परिवार के लिए एक दिन में 10,000 युआन से अधिक कमाना केवल 2 बार ही हुआ था। एक समय आज था, दूसरी बार ऐसा हुआ जब लिन मो बाहर खाना खाने गया और अगली मेज पर झगड़ा शुरू हो गया। उसने दयापूर्वक हस्तक्षेप किया, अंततः उसे बियर की बोतल लगी और उसे 10,000 युआन का मुआवजा मिला। जब तीनों ने स्नान कर लिया तो खाना आ गया। भाप से भरे लहसुनयुक्त क्रेफिश, मुंह में पानी लाने वाले मिश्रित बारबेक्यू और वसु बियर की कई बोतलों से पूरी मेज भर गई। ली जिनवेन की इच्छा से लार टपक रही थी, लेकिन फिर भी वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक पाई। देर रात खाने के लिए इतना कुछ क्यों खरीदा? जियाओशियाओ को ज्यादा खाने से अपच हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम हर दिन ऐसे नहीं खाते। लिन मो ने दिल खोलकर हंसते हुए बियर की बोतल खोली, खुद के लिए एक गिलास भरा और अपनी पत्नी के लिए भी एक गिलास भरा। आज हमारे पास बहुत ज्यादा शराब थी, हम थोड़ा जश्न कैसे न मनाएं? बिल्कुल, लिन जियाओजियाओ ने जोर से सिर हिलाया, उसका छोटा हाथ पहले से ही अधीरता से एक कटार वाली सॉसेज की ओर बढ़ रहा था। थप्पड़। ली जिनवेन ने धीरे से उसके हाथ के पीछे थपथपाया और डांटा, इतनी जल्दबाजी, क्या तुम्हारे पास कोई महिला जैसा शिष्टाचार नहीं बचा है? जाओ मां का फोन लाओ। अल्पविराम। लिन जियाओजियाओ ने अपनी जीभ बाहर निकाली और आज्ञाकारी ढंग से फोन लेने के लिए उठ खड़ी हुई। फोन प्राप्त करने के बाद ली जिनवेन ने विभिन्न कोनों से कई तस्वीरें ली और फिर पारिवारिक सेल्फी लेना शुरू कर दिया। एक फोटो ले लो, संतुष्ट नहीं होगे। दूसरा ले लो, फिर भी संतुष्ट नहीं। जियाओजियाओ, इधर उधर घूमना बंद करो। पति जी, आपके चेहरे पर बहुत तनाव है, थोड़ा मुस्कुराइए। आह, क्या तुम दोनों मेरे साथ थोड़ा सहयोग नहीं कर सकते? लिन मो और लिन जियाओजियाओ ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे पर असहाय, व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उम्र चाहे जो भी हो, दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें महिलाएं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सड़क के किनारे कांच तो लगा है, लेकिन वे अपनी अद्वितीय सुंदरता को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। एक ऐसा कैमरा जो त्रुटिहीन सुंदरता का वादा करता है, फिर भी चाहे जो भी हो, वांछित प्रभाव को कैद करने में असमर्थ है। अंत में कुछ मिनटों की मशक्कत के बाद ली जिनवेन को कुछ तस्वीरें मिली जिनसे वह कुछ हद तक संतुष्ट थी। उसने उन्हें एल्बम में सहेज लिया, फिर कई साल पहले की कुछ तस्वीरें खोली, उनमें मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए आह भरते हुए कहा, आह, मैं तब बहुत सुंदर दिखती थी और आपके पिताजी भी काफी सुंदर थे। यह अफसोस की बात है, समय किसी को नहीं बख्शता। लिन मो ने सुंदर तस्वीर को देखा जो थोड़ी अवास्तविक थी और अपनी टिप्पणी को रोक नहीं सके। पत्नी, क्या ऐसी संभावना है कि हम कभी भी वैसे नहीं दिखे जैसे आपकी तस्वीरों में दिखाए गए हैं? लिन जियाओजियाओ खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। हाँ हाँ पिताजी, आप बहुत मजेदार हैं, मैं हंसते हंसते रो पड़ूंगी। ली जिनवेन का चेहरा काली रेखाओं से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद 3 सदस्यों वाले उस भरे पूरे परिवार ने रसोई घर की सफाई शुरू कर दी। लिन मो ने बर्तन साफ किए, ली जिनवेन ने फर्श साफ किया और लिन शियाओशियाओ ने कचरे का ध्यान रखा। सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने एक दूसरे को शुभरात्रि कहा और अपने अपने कमरों में चले गए। ली जिनवेन बहुत थक गया था और थोड़ा पीने के बाद वह जल्द ही सो गया। लिन मो भी थका हुआ था, लेकिन समय को देखते हुए ये जानकारी ताज़ा करने का समय था। उसने जम्हाई ली, खुद को सतर्क रहने के लिए मजबूर किया। समय को तेजी से गुजारने के लिए उन्होंने अनायास ही अपना वीचैट मोमेंट खोला और पाया कि पहला अपडेट उनकी पत्नी का था। मुझे उम्मीद है कि हमारा परिवार हमेशा इसी तरह खुश रहेगा। कैप्शन के नीचे कई तस्वीरें थीं। लिन मो ने एक एक करके उन्हें देखना शुरू किया। पहली तस्वीर कार में ली गई थी जब वे संगीत समारोह के लिए जा रहे थे। दूसरी और तीसरी तस्वीरें संगीत समारोह की थीं, तथा उसके बाद की तस्वीरों में वे रेनकोट पहने हुए थे और प्रवेश द्वार पर खड़े होकर रेनकोट बेच रहे थे। कुछ तस्वीरों में लिन शियाओशियाओ ग्राहकों को अनाड़ीपन से रेनकोट बांट रहे थे, जबकि कुछ तस्वीरों में लिन मो भुगतान के लिए क्यूआर कोड पकड़े हुए थे और उनका मुंह खुला हुआ था, जैसे कि वे कुछ चिल्ला रहे हो। अंतिम 2 तस्वीरें उस शाम के भोजन की थी तथा भुगतान रसीदों के स्क्रीनशॉट की एक लंबी सूची थी। मेरी पत्नी को अपने मोमेंट्स पर पोस्ट करते हुए कितना समय हो गया है? लिन मो ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर पर क्लिक किया और देखा कि पिछले 6 महीनों के उनके मोमेंट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन्होंने केवल 2 बार ही पोस्ट किया था। एक आज शाम का अपडेट था और दूसरा पोस्ट स्कूल की आवश्यकता के अनुसार किसी कार्यक्रम को बढ़ावा देने वाला था। उसे मोमेंट्स पर पोस्ट करना बहुत पसंद था। शायद अब जीवन बहुत नीरस हो गया है, वास्तव में साझा करने लायक कुछ भी नहीं है। एक बार जब मैं पैसा कमा लूंगा तो मुझे उन्हें सभी जगहों पर घुमाने ले जाना होगा, ताकि इतने सालों तक उनकी उपेक्षा करने की भरपाई हो सके। लिन मो को अपनी पत्नी की मोमेंट्स पोस्ट पसंद आए और उसने एक बार फिर समय पर नजर डाली। वह आधी रात का इंतजार कर रहा था। मैंने आज जानबूझकर प्राचीन वस्तुओं के बाजार में 2 घंटे बिताए, ताकि कुछ उपयोगी जानकारी मिल सके। सबसे अच्छी स्थिति यह होगी कि मैं एक बड़ी जगह ढूंढूं और एक ही झटके में ढेर सारा पैसा कमा लूं। डिंग। जब घड़ी में आधी रात हुई तो लिन मो के दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि समय पर बज उठी, और साथ ही नवीनतम जानकारी के 10 टुकड़े उसकी आंखों के सामने आ गए। अल्पविराम। आज की जानकारी। 1. आपने कल हैपिंग स्ट्रीट होलसेल मार्केट का दौरा किया और संबंधित जानकारी प्राप्त की। रेनडियर सप्लाई स्टोर के मालिक झांग देहाई को आज नकली 100 युआन का नोट मिलेगा। 2. आपने कल हैपिंग स्ट्रीट होलसेल मार्केट का दौरा किया और संबंधित जानकारी प्राप्त की। मछली पकड़ने के गियस्टो के मालिक सोन चांगहे आज अपनी पत्नी को तलाक देंगे। तलाक के समझौते पर नदी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और सोन चांगहे तलाक के प्रमाण पत्र को मछली पकड़ने के घोंसले के रूप में उपयोग करके यातायात जोखिम की लहर प्राप्त करेंगे। 3. आपने कल ली जिनवेन को देखा और संबंधित जानकारी प्राप्त की। ली जिनवेन की बचत राशि 172,800 युआन। 4. आपने कल शाटाउन संगीत महोत्सव का दौरा किया और संबंधित जानकारी प्राप्त की। मौसम की स्थिति के कारण चुआनशा संगीत महोत्सव अस्थायी रूप से निलंबित रहेगा।
5. आपने कल तिनचौ गांव से गुजरकर संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। घर अधिग्रहण के प्रभारी संबंधित विभाग आज साइट निरीक्षण के लिए तिनचौ गांव का दौरा करेंगे और जिले को जल्द ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। 6. आपने कल लिन जियाओजियाओ को देखा और संबंधित जानकारी प्राप्त की। लिन जियाओजियाओ को आज अपनी कक्षा में व्यापक परीक्षण स्कोर में 10वां स्थान मिलेगा। 7. आप कल डोंगताई रोड एंटीक मार्केट गए और संबंधित जानकारी प्राप्त की। उत्तरी शहर जिला अधिकार क्षेत्र में प्राचीन और प्रयुक्त वस्तुओं के बाजारों पर विशेष निरीक्षण करेगा, विशेष रूप से प्राचीन पुस्तकों की उत्पत्ति और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करेगा। 8. आप कल डोंगताई रोड एंटीक मार्केट गए और संबंधित जानकारी प्राप्त की। प्राचीन चीनी मिट्टी के बर्तन सुरुचिपूर्ण सभा के कर्मचारी ली चुनवान आज गलती से एक किंग राजवंश सेट कंगन तोड़ देंगे। 9. आपने कल शेंझोऊ कार रेंटल का उपयोग किया और संबंधित जानकारी प्राप्त की। अनबोकाई फंड आज आधिकारिक तौर पर अपनी अधिग्रहण योजना शुरू करेगा। शेंझोऊ कार रेंटल अनबोकाई फंड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी और आने वाले दिनों में जियांग स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हो जाएगी। 10. आपने कल मीटुआन टेकअवे का उपयोग किया और संबंधित जानकारी प्राप्त की। अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मीटुआन टेकअवे एक बार फिर ऑर्डर डिस्पैच समय को थोड़ा कम कर देगा और निकट भविष्य में सवारियों के लिए डिलीवरी शुल्क कम कर देगा। 317-329 तिनचौ गांव ध्वस्त हो रहा है। जैसे ही लिन मो को यह खबर मिली, उसकी आंखें चमक उठी। ग्रैंड जिया देश के हाल के आधुनिक इतिहास में यदि आप सबसे अधिक लाभदायक व्यवसाय के बारे में बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह विध्वंस था। एक घर चला गया, एक लैम्बोर्गिनी जीत ली। नीचे एक घर है जो पाल्मेला के स्वामित्व में है। एक घर ले जाया गया, एक रेंज रोवर स्पोर्ट चलाया गया। एक ध्वस्त स्प्रे पेंट के साथ एक बड़ी मर्सिडीज आगे बढ़ी। ये सुक्तियां कहीं से भी अचानक नहीं आई, लेकिन जब लिन मो ने उत्साह से भरकर संपत्ति किराए और बिक्री की वेबसाइट खोली और तिनचौ गांव में आवास की कीमतें देखीं तो उनका उत्साह एक पल में शांत हो गया। औसत कीमत 80,000 थी। इसका मतलब यह था कि उनकी पत्नी की 170,000 की बचत से केवल 2 वर्ग मीटर जमीन ही खरीदी जा सकती थी। इसके अलावा तिनचौ गांव में अधिकांश घर ग्रामीण समुदाय द्वारा स्वयं निर्मित थे और वे बैंक ऋण के लिए पात्र नहीं थे, उन्हें सीधे खरीदना पड़ता था। ऑनलाइन सबसे सस्ती लिस्टिंग भी 5 मिलियन से अधिक थी। अगर मैं अपनी किडनी भी बेच दूं और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे उधार ले लूं, तो भी मैं विध्वंस की खबर फैलने से पहले तिनचौ गांव में एक घर नहीं खरीद पाऊंगा। लिन मो की अग्रिम भुगतान के लिए ऋण प्राप्त करने और फिर विध्वंस सब्सिडी प्राप्त करने की योजना पूरी तरह से धराशायी हो गई। साथ ही उन्होंने ये भी महसूस किया कि हालांकि सिस्टम मुझे लाभकारी जानकारी देगा, लेकिन जब मेरे पास पर्याप्त पैसा होगा तभी मैं बड़ा लाभ कमा सकता हूं। 4090 ग्राफिक्स कार्ड पर प्रतिबंध भी ऐसा ही था और आज की विध्वंस की खबर भी वैसी ही है। ऐसा लगता है कि मुझे कम से कम समय में सोने का पहला बर्तन कमाना होगा। केवल पैसे हाथ में होने पर ही मैं अधिक पैसा कमा सकता हूं। अन्यथा ये सब छोटी मोटी बातें हैं। कल से मुझे सिस्टम का उपयोग करके पैसे कमाने के विभिन्न तरीके खोजने की कोशिश करनी होगी। अपना मन बना लेने के बाद लिन मो ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। जहां तक जानकारी बेचने की बात है, लिन मो ने इस पर विचार किया था, लेकिन तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया। उसकी हैसियत को देखते हुए कौन उस पर विश्वास करेगा और वह अपनी जानकारी किसे बेच सकता है। बेहतर होगा कि आप यथाशीघ्र सोने की पहली थैली कमाने के तरीकों के बारे में सोचें। ऐसी जानकारी प्राप्त करने का अवसर निश्चित रूप से फिर आएगा। जब वह इस पर विचार कर रहा था तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि लिन मो जल्द ही सो गया। उसने पिछला दिन ड्रजिंग, स्टॉकिंग, रेनकोट बेचने और कई घंटों तक सुबह से लेकर लगभग आधी रात तक बिना रुके गाड़ी चलाने में बिताया था। लिन मो वास्तव में थक गया था। अगले दिन सुबह लिन मो ने अपनी बेटी लिन शियाओ को स्कूल पहुंचाया, फिर किराए की कार में पेट्रोल भरवाया और उसे किराए की कंपनी को वापस कर दिया। हालांकि उसने जो कार किराए पर ली थी वह बहुत साधारण थी, एक साधारण कार, लेकिन लिन जियाओजियाओ को वह बहुत पसंद आई क्योंकि जब वह सो जाती थी तो उसके लिए उसमें बैठना बहुत आरामदायक था। पिताजी, अगर हमारे परिवार के पास एक कार होती तो कितना अच्छा होता। क्या जियाओजियाओ को सेडान में सवारी करना पसंद है? हाँ, मुझे ये पसंद है। हमारे पास बहुत जल्द एक होगा। वास्तव में हाँ, हालांकि कार एक मूल्यह्रास वाली संपत्ति है और घर खरीदने के लिए पैसा कमाना प्राथमिकता थी, लेकिन अपनी बेटी के साथ बातचीत ने लिन मो को पहले कार खरीदने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। जब वह पार्किंग से बाहर निकला तो सुबह के 8 बज चुके थे। आज उन्हें कोई निर्माण कार्य नहीं मिला था और सामान्य परिस्थितियों में लिन मो एक्सप्रेस डिलीवरी वितरण केंद्र में सॉर्टर के रूप में काम करना पसंद करेंगे। यद्यपि वेतन बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी यह कुछ न करने से बेहतर था। लेकिन आज उसकी काम पर जाने की कोई योजना नहीं थी। 3 दिनों तक खुफिया जानकारी ताजा करने के बाद लिन मो अब एक बात के बारे में आश्वस्त हो सकता था। यदि वह प्रतिदिन मिलने वाले लोगों की संख्या और जिन स्थानों पर जाता था उन पर नियंत्रण कर लेता तो उसे खुफिया जानकारी की दिशा का मोटा अंदाजा लग जाता। उदाहरण के लिए उन्होंने कल प्राचीन वस्तुओं के बाजार में 2 घंटे बिताए और अगले दिन उन्हें प्राचीन वस्तुओं के बाजार से संबंधित 2 खुफिया जानकारी प्राप्त हुई। लिन मो ने यह देखने की योजना बनाई कि यदि वह पूरा दिन विभिन्न उद्योगों के साथ संपर्क में बिताए जो उस खुफिया जानकारी से लाभ कमा सकते हैं, तो क्या उन्हें अधिक प्रासंगिक खुफिया जानकारी मिल सकती है। आखिरकार सिस्टम की बुद्धिमत्ता के प्रयोग से होने वाली आय काम करने से होने वाली आय से कहीं अधिक थी। कल आधे घंटे में 10,000 से अधिक की कमाई इसका सबसे अच्छा सबूत था। पहले लॉटरी टिकट खरीदो। लिन मो ने एक लॉटरी आउटलेट ढूंढा, एक लॉटरी टिकट खरीदा और कुछ स्क्रैच कार्ड पर 100 युआन खर्च किए। उसने स्क्रैच कार्ड पर कुछ भी नहीं जीता, लेकिन लिन मो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दुकान में बैठा ये सोचता रहा कि कौन से अन्य उद्योग बुद्धिमत्ता से पैसा कमा सकते हैं। जब वह विचार कर रहा था, लिन मो को कुत्तों की खोज करते समय पहले एकत्र की गई खुफिया जानकारी याद आ गई। हालांकि उस समय उन्होंने केवल कुछ 100 युआन ही कमाए थे, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह एक व्यवहार्य रास्ता था। लिन मो ने डाइंग खोला और लापता बच्चों के बारे में खबरें ढूंढनी शुरू कर दी। लोगों को खोजने के लिए मिलने वाले पुरस्कार कुत्तों को खोजने के पुरस्कारों से कहीं अधिक थे और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिन मो एक पिता भी थे जो तस्करों से बहुत घृणा करते थे। बशर्ते कि उसे तस्करों से संबंधित कुछ जानकारी मिल जाए, पैसा कमाने की बात तो दूर, वह नुकसान उठाकर भी पुलिस को यह जानकारी देने को तैयार हो जाता ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन बदमाशों को वह सजा मिले जिसके वे हकदार हैं। पुलिस ने लिन मो ने तुरंत इसे एक अन्य विचार के साथ जोड़ दिया। वह न केवल लापता बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकता था, बल्कि क्या भगोड़े भी एक व्यवहार्य विकल्प नहीं थे। आपको पता होना चाहिए, कुछ बड़े अपराधियों पर इनाम भी बहुत ज्यादा है।
और उन्हें पुलिस बल की विश्वसनीयता की चिंता किए बिना केवल खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने की जरूरत थी। 30,000 पर सहमत होना लेकिन अंत में कुछ 100 रुपये का भुगतान करना, यह बहुत ही असंभव था। अगले कुछ घंटों तक लिन मो लॉटरी की दुकान पर रहा और पैसे कमाने के सभी तरीकों पर विचार करता रहा। रक्सासा सिटी पुलिस द्वारा जारी सभी वांछित नोटिसों और 2 इन पर लापता परिवार की याचिकाओं की समीक्षा करने के बाद लिन मो ने फुटबॉल मैच देखना शुरू कर दिया। इससे पहले वह फुटबॉल में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उन्हें पता था कि फुटबॉल मैच के परिणाम भी लाभदायक हो सकते हैं। यद्यपि यह जुआ था, लेकिन जब तक वह अंतिम परिणाम जानता था, इसे जुआ नहीं कहा जाता था, इसे निवेश कहा जाता था। दोपहर 12 बजे तक लिन मो लॉटरी की दुकान से बाहर नहीं निकला था। उन्होंने कुछ खाने के लिए एक जगह ढूंढी और दोपहर में वे उत्साहपूर्वक प्राचीन वस्तुओं के बाजार में चले गए और वहां घूमने लगे। उन्हें हमेशा से ही प्राचीन वस्तुओं में काफी रुचि रही थी। शाम को लगभग 5 या 6 बजे लिन मो अनिच्छा से बाजार से निकल गया, घर लौटकर अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और लिन शियाओशियाओ को स्कूल से लेने चला गया। अगले कुछ दिनों में लिन मो की दिनचर्या बहुत नियमित हो गई। सुबह वह लिन शियाओशियाओ को स्कूल भेज देता, फिर लॉटरी बूथ पर जाता, गुमशुदा बच्चों या वांछित अपराधियों की खबरें पढ़ने के लिए डुइन में स्क्रॉल करता। दोपहर के भोजन के समय के करीब वह कुछ फुटबॉल खेल देखते थे। दोपहर में वह अपना समय प्राचीन वस्तुओं के बाजार में बिताते थे तथा कुछ स्टॉल मालिकों के साथ प्राचीन वस्तुओं के बारे में चर्चा करते थे। कुछ समय बाद वह नियमित रूप से वहां आने लगा और लिन मो को यह भी पता चला कि ये प्राचीन वस्तु विक्रेता शेखी बघारने में बहुत अच्छे थे। कोई भी चीज उठाकर वे दावा करते थे कि यह कांशी द्वारा इस्तेमाल की गई थी या किन शेहुआन की पत्नी की थी। जैसे ही वे बोलते, वे अपनी वस्तुओं को अद्वितीय खजाने के रूप में संदर्भित करते, जिनकी कीमतें अक्सर हजारों या यहां तक कि लाखों में होती थी। कुछ लोगों ने तो अपने स्टॉल पर किंगमिंग महोत्सव के दौरान नदी के किनारे भी प्रदर्शित किया था तथा लोगों को लगातार ये बताया कि पैलेस म्यूजियम में जो है वह नकली है तथा उनका असली है। किसी भी स्थिति में लिन मो ने वहां बिताए कुछ दिनों के दौरान उन्हें कुछ भी बेचते नहीं देखा था। उनके अपने शब्दों में, उनके व्यवसाय को 3 साल तक चालू रखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक बार चालू होने के बाद वे अगले 3 वर्षों तक मुनाफे से जीवन यापन कर सकते थे। इन दिनों के दौरान लिन मो को सिस्टम से दर्जनों खुफिया जानकारी मिल चुकी थी। इनमें से अधिकांश लॉटरी, फुटबॉल और प्राचीन वस्तुओं से संबंधित थे। इससे ही यह सिद्ध हो गया कि उनका सिद्धांत सही था। दुर्भाग्यवश इन लाभदायक खुफिया सूचनाओं में से किसी को भी तत्काल भुनाया नहीं जा सका, सभी के लिए एक निश्चित मात्रा में प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता थी। अल्पविराम, शाम के समय लिन मो ने बाइक चलाते हुए पूछा, जियाओ जियाओ, क्या झांग जियू पिछले 2 दिनों से तुम्हें परेशान कर रहा है? उन्होंने अचानक ये बात इसलिए उठाई क्योंकि उन्हें कल ही झांग जियू के बारे में कुछ खुफिया जानकारी मिली थी। लिन जियाओ जियाओ ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, वह पिछले कुछ दिनों से स्कूल नहीं आया है, पता नहीं वह क्या कर रहा है। स्कूल नहीं जा रहे हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लिन मो को याद आया कि झांग जियू की मां 6 फैन गेट में काम करती थी और उनके पिता एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो कभी कभी नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट समाचारों में दिखाई देते थे। फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल में जाने का कारण केवल यह था कि यह उनके घर के नजदीक था। लिन मो को चिंता थी कि यदि प्रिंसिपल दूसरे पक्ष को दबा नहीं सकता तो क्या उसे उनसे निपटने के लिए खुफिया जानकारी का उपयोग करना चाहिए। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि उसे इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। लगभग 15 मिनट बाद लिन मो लिन जियाओ जियाओ के साथ घर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, ली जिनवेन ने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, पति, एक पल के लिए यहाँ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 317-330 हम, क्या हुआ? लिन मो ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और लिन शियाओ शियाओ से कहा, शियाओ शियाओ, पहले अपने हाथ धो लो, हम जल्द ही रात के खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लिन जियाओ जियाओ के बाथरूम में प्रवेश करने के बाद लिन मो ली जिनवेन के पीछे बेडरूम में चला गया। ली जिनवेन ने अपने पीछे बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया और गंभीरता से पूछा, पति, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? लिन मो ने हैरान होकर अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। वास्तव में, हाँ, सचमुच, मैं तुमसे क्या छिपा सकता हूँ? तो फिर मुझे ईमानदारी से बताओ, पिछले कुछ दिनों से तुम किस काम में व्यस्त रहे हो? ओह, वह मामला। लिन मो की पिछली नौकरियों में उन्हें ज्यादातर दैनिक वेतन मिलता था या कम से कम 2 या 3 दिनों में भुगतान हो जाता था और हर रात वह जो पैसा कमाते थे उसे अपनी पत्नी को प्रबंधन के लिए सौंप देते थे। हालांकि इस सप्ताह वह खुफिया प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह काम पर नहीं गए। ली जिनवेन के लिए संदेह होना सामान्य बात थी। संदेह के बजाय ये वास्तव में चिंता थी। वह चिंतित थी कि उसके पति को कुछ परेशानी है। आखिरकार उसके पति का व्यवहार पिछले कुछ समय से कुछ असामान्य सा हो गया था। लिन मो ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा कि तुम किसी गंभीर बात को लेकर हंगामा कर रहे हो। हाल ही में मुझे पीठ में थोड़ा दर्द हुआ, इसलिए मैंने कुछ दिन की छुट्टी लेने के बारे में सोचा। इसके अलावा मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, शारीरिक श्रम से जीविकोपार्जन करना कोई रास्ता नहीं है। अब हमारे पास 1 लाख से ज्यादा की रकम है। मैं सोच रहा था कि हम कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। 30 की उम्र में व्यक्ति शारीरिक रूप से अपने चरम पर होना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक भारी शारीरिक श्रम करने से लिन मो को कई गुप्त बीमारियां हो गईं। अब आप नहीं बता सकते, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब लक्षण दिखने लगेंगे तो उसके द्वारा कमाया गया धन चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। संयोगवश इंटेलिजेंस सिस्टम सक्रिय न होने पर भी लिन मो एक छोटा सा व्यवसाय चलाने के बारे में सोच रहा था। ये दूसरों के इशारे पर काम करने से बेहतर था। वास्तव में, क्या इसमें कोई संदेह हो सकता है? तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा कि तुम्हारी इतनी गोपनीयता के बावजूद तुम कुछ करने की योजना बना रहे हो। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। क्या मैं तुम्हारी पीठ पीछे किसी और को पा सकता हूँ? तुम्हारे अलावा और कौन मेरा साथ देगा? यह जरूरी नहीं कि यह सच हो। मेरे पति इतने बेहतरीन हैं कि अगर कोई यह नहीं देख सकता तो वह अंधा है। मेरी चापलूसी करना बंद करो, मैं इसमें नहीं फंसूंगा। हे, वैसे क्या तुमने सोचा है कि तुम क्या करना चाहते हो? अभी तक नहीं। नाश्ते की दुकान के बारे में क्या ख्याल है? मैंने सुना है कि नाश्ता बेचना काफी लाभदायक हो सकता है। और क्या भाईली और भाभी को अपने गृहनगर में घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिले? मुझे कुछ दिन और जांच करने दो, फिर मैं फैसला करूंगा। चलो खाना खाने चलते हैं। हम रात के खाने के बाद जब लिन जियाओ जियाओ अपना होमवर्क कर रही थी, ली जिनविन ने लिन मो के साथ चर्चा शुरू कर दी कि किस तरह का छोटा व्यवसाय एक सुरक्षित दांव होगा। वह लंबे समय से लिन मो को निर्माण कार्य जारी रखने देने के लिए अनिच्छुक थी।
हालांकि इससे ज्यादा पैसे मिलते थे, लेकिन सिर्फ वे दोनों ही जानते थे कि यह काम कितना कठिन और थका देने वाला था। एक से अधिक बार ली जिनवेन ने रात के अंधेरे में अपने पति की पीठ पर जख्मों को देखा और एक खामोश दुख और चिंता महसूस की। वह जानती थी कि यह ऐसा काम नहीं है जिसे कोई हमेशा कर सकता है, यह उसके शरीर को पूरी तरह से कमजोर कर रहा है। वह नहीं चाहती थी कि लिन मो एक दिन सचमुच टूटकर गिर पड़े। लिन मो के पिता भी ऐसी ही स्थिति में थे। जब वे छोटे थे तो बहुत अधिक शारीरिक श्रम करते थे, जिसके कारण बुढ़ापे में उनका शरीर दर्द और बीमारियों से भर गया। पति जी, मुझे सचमुच लगता है कि नाश्ता बेचना एक अच्छा विचार है। हम एक स्टॉल से शुरुआत कर सकते हैं। अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते तो फिर हम कपड़े बेचने के लिए एक स्टॉल लगा सकते हैं। मेरी एक दोस्त है जो कपड़ों का थोक व्यापार करती है, हम उससे स्टॉक ले सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं। ली जिनवेन लगातार अपनी सभी बातें लिन मो के साथ साझा करती रही। उसके पास कोई बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं थी, वे सभी सामान्य सरल व्यावसायिक विचार थे जिन्हें कोई भी व्यक्ति एक स्टॉल लगाकर चला सकता था। दंपति दोनों ही व्यावहारिक व्यक्ति थे, यद्यपि वे शीघ्र ही अमीर बनने के बारे में सपने देखते थे, परंतु दैनिक जीवन में वे अत्यंत व्यावहारिक थे। लिन मो ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी पत्नी की उत्साही भविष्य की जीवन योजना को सुनता रहा। यदि यह पहले होता तो वह सड़क किनारे विक्रय व्यवसायों पर विचार कर सकता था, लेकिन अब खुफिया प्रणाली के साथ लिन मो की स्वाभाविक रूप से अपनी महत्वाकांक्षा थी। उन्होंने 1 या 2 घंटे तक बातचीत की और लिन मो द्वारा ली जिनवेन को सांत्वना देने के बाद ही उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और सो गई। लिन मो ने हाथ पीछे खींचे और फोन पर समय देखा। रात के 11 बजे बज चुके थे, लगभग आधी रात। वह थका भी बहुत था, लेकिन सोने से पहले वह कल की स्थिति जांच लेना चाहता था, यह उसकी दिनचर्या बन गई थी। धप धप धप, तभी अचानक हल्की सी दस्तक हुई। इन किराए के मकानों की ध्वनिरोधन व्यवस्था बेहद खराब थी, यहाँ तक कि बेडरूम में भी बाहर से दस्तक की आवाज सुनी जा सकती थी। इतनी देर रात को ये कौन हो सकता है? लिन मो ने अपना पजामा पहनते हुए आश्चर्य व्यक्त किया और लिविंग रूम में पहुंचकर उसने जोर से पूछा। उसे एहसास हुआ कि यह हॉल के उस पार से बूढ़ा आदमी वांग युकाई था। लिन मो ने फिर दरवाजा खोला। लिन मो को देखकर वांग युकाई ने क्षमा मांगते हुए कहा, लिन, मेरे घर की लाइट खराब हो गई है, क्या तुम इसे बदलने में मेरी मदद कर सकती हो? पड़ोसियों का एक दूसरे की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं अपने कपड़े बदल लूं। कपड़े बदलने के बाद लिन मो ने एक टॉर्च ली और वांग युकाई के पीछे उसके घर में चला गया। इन पुराने इलाकों में वोल्टेज कभी स्थिर नहीं रहता था, इसलिए परिवारों के लिए कुछ अतिरिक्त बल्ब रखना सामान्य बात थी। टूटी हुई लाइट बेडरूम में थी। वांग युकाई ने लिन मो को एक नया बल्ब दिया, जिसे उन्होंने 2 मिनट से भी कम समय में बदल दिया। कमरा एक बार फिर से उजला हो गया। वांग युकाई ने सिगरेट पेश करते हुए विनम्रता से कहा, लिन, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। अगर आप मेरे सामने नहीं रहते तो ये बूढ़ा आदमी मुश्किल में पड़ जाता। मैंने धूम्रपान छोड़ दिया है अंकल, आप भी धूम्रपान करें। लिन मो ने इधर उधर देखा और उत्सुकता से पूछा, मेरी आंटी कहाँ है? घर पर नहीं है। वांग युकाई ने अपनी सिगरेट जलाई और अपना सिर हिलाया। वह घर पर नहीं है, पिछले कुछ समय से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ समय के लिए मेरे सबसे बड़े बेटे के पास रहने चली गई है। लिन मो को जो पता था उसके अनुसार वांग युकाई के 3 बेटे थे, सभी काफी अमीर थे। वह स्वयं राक्षस शहर की पहली पीढ़ी का हिस्सा थे, जो आवास विध्वंस से प्रभावित हुई थी और फिर भी उन्हें प्रतिमाह 10,000 से अधिक की पेंशन मिलती थी, इसलिए उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। अगर उसने कुछ पैसे नहीं बचाए होते तो वह प्रसारणकर्ता उसे प्यार से ब्लैक चिकन नहीं कह सकता था। लिन मो ने अपने हाथ पोंछे और मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर तुम भी वहां क्यों नहीं चले जाते और अच्छे जीवन का आनंद लेते हो? इस पुराने मोहल्ले में रहना बहुत आरामदायक नहीं है। तुम्हारे जैसे युवा लोगों के लिए यह एक पुराना पड़ोस हो सकता है। वांग युकाई ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी, लेकिन मेरे लिए ये वह घर है जिसे खरीदने के लिए मैंने जवानी में कड़ी मेहनत की थी, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। उस समय थोड़े प्रयास से आपको घर मिल जाता था, लेकिन अब ये पुराने घर भी औसत व्यक्ति के लिए खरीदने लायक नहीं रह गए हैं। लिन मो ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब वह जाने वाला था तो उसने अनजाने में वांग युकाई के गले में लटकते हुए एक क्रिस्टल क्लियर गुवानिन पेंडेंट को देखा। लिन मो ने उसे पहले भी इसे पहने देखा था, लेकिन कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। हालांकि 1 सप्ताह के अध्ययन के बाद लिन मो को विभिन्न प्राचीन वस्तुओं और संग्रहणीय वस्तुओं की बुनियादी समझ हासिल हो गई थी। वह हंसा और बोला, चाचा, आपके गले में जो पेंडेंट है, क्या वह हाई आइस जेडाइट है? ओह, तुम्हें भी इस चीज के बारे में पता है? वांग युकाई ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम गलत हो। ये हाई आइस नहीं है, ये सिर्फ एक साधारण चिपचिपा जेड है जिसकी कीमत कुछ हजारों में है। मेरा एक दोस्त है जिसकी एंटीक की दुकान है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे लिए एक एंटीक की दुकान ढूंढने के लिए कह सकता हूँ। अच्छा है, पूरे साल की बचत से मुझे कुछ हजार मिल सकते हैं, लेकिन उसके गले में हजारों रुपए लटके हुए हैं। ये राक्षस नगर की प्रथम विध्वंसक पीढ़ी की साधारण जीवन शैली थी। लिन मो को एक बार फिर लोगों के बीच की खाई महसूस हुई। चलो इस बारे में भूल जाओ, मैं ऐसी विलासिता बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि अगर मुझे संयोग से कोई प्राचीन वस्तु मिल जाए तो मैं उसे आपके दोस्त को बेच सकता हूँ। जल्दी सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ। विदाई लेने के बाद लिन मो चुपचाप अपने स्थान पर वापस आया और अपने शयन कक्ष में बैठा ही था कि रहस्यमय आकर्षक इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि उसके दिमाग में बजने लगी। आज की खुफिया जानकारी। 1. आपने कल एक लॉटरी की दुकान का दौरा किया और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। फुयुआन रोड लॉटरी शॉप कल 100,000 युआन जैकपॉट के साथ एक स्क्रैच कार्ड जारी करेगी। 2. आपने कल ला लीगा देखा और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। 2016 से 2018 तक बार्सिलोना क्लब ने DASNIL 95SL नामक कंपनी को रेफरी परामर्श शुल्क के रूप में कुल 1.4 मिलियन यूरो का भुगतान किया। 3. आपने कल ली जिनवेन से मुलाकात की और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। ली जिनवेन नाश्ते की दुकान खोलने के लिए अपनी पूंजी का उपयोग करने की योजना बना रहा है। 4. आपने कल पारिवारिक समूह चैट की जांच की और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। वांग चुन को चोरी के लिए पुलिस ने आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। 5. आपने कल वांग युकाई से मुलाकात की और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। वांग युकाई 217 दिनों बाद बीमारी के कारण मर जाएगा। 6. आपने कल डोंग ताई रोड एंटीक मार्केट का दौरा किया और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। कल स्टॉल नंबर 84 पर बिकने वाले सिक्कों में ड्रैगन पैटर्न वाला एक हाउस होल्ड डिपार्टमेंट गुआंगक्सू युवानबा होगा। 7. आप कल फ्यूचर स्टार प्राइमरी स्कूल से गुजरे और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। जहां जियो आज आधिकारिक तौर पर स्कूल लौट आएगा।
8. आपने कल वीचैट मोमेंट्स ब्राउज किया और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की जहां तियानचेंग, जिसे वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने के प्रयास में पकड़ा गया था, 3 दिन पहले जेल से रिहा हुआ था। 9. आपने कल एक ऑनलाइन उपन्यास पढ़ा और उससे संबंधित समाचार प्राप्त किया। तियानकान टुडू कल शाम 7 बजे टिकटॉक पर लाइव प्रसारण करेगा। 10. आपने कल पुलिस का वांछित नोटिस देखा और प्रासंगिक खुफिया जानकारी प्राप्त की। क्लास ए भगोड़ा लुहोंगे को आज पकड़ लिया जाएगा। सिस्टम द्वारा प्रदान की गई खुफिया जानकारी को देखते हुए लिन-मो ने हमेशा की तरह प्रत्येक टुकड़े को ध्यान से पढ़ा और फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ड्रैगन पैटर्न के साथ एक घरेलू विभाग गुआंगक्सू युवानबाओ। लिन-मो को याद आया कि स्टॉल मालिक इसके बारे में बात करते थे। ये लाखों की कीमत का चांदी का सिक्का था। अगर इसकी हालत अच्छी होती तो लोग इसके लिए 1.5 मिलियन भी देने को तैयार हो जाते। इतने सारे प्रयासों और अनगिनत कोशिशों के बाद वह अंततः बड़ी सफलता हासिल करने वाला था। 317-331 लिन-मो को अपने अंदर एक अवर्णनीय उत्साह महसूस हुआ और अभी वह वास्तव में अपनी पत्नी को जगाना चाहता था जो सो गई थी और उसे यह बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता था कि उनके घर में बड़ी रकम आने वाली है। 1 मिलियन युआन। जब वह कब्र पर गया था उसके अलावा लिन-मो ने कभी इतना पैसा नहीं देखा था। शांत रहो, शांत रहो। हिस हूँ। आखिरकार मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो एक खुफिया प्रणाली का मालिक हूँ। मुझे 1 मिलियन युआन के उत्साह को खुद को जागते रहने नहीं देना चाहिए। लिन-मो ने ताज़ी हवा की कई गहरी सांसें ली, अपनी नजर जानकारी से हटाने की पूरी कोशिश की और अन्य खुफिया जानकारी की फिर से समीक्षा की। स्क्रैच लॉटरी में 100,000 जीतना अपेक्षाकृत अच्छी खबर है, लेकिन समस्या यह है कि लिन-मो लॉटरी शॉप में सभी स्क्रैच टिकट नहीं खरीद सकता क्योंकि उनके पास इनकी अंतहीन आपूर्ति है। इसके अलावा उन्हें खरीदने वाले अन्य लोग भी हो सकते हैं। ये केवल एक प्रयास के लायक है। बूढ़े मिस्टर वांग का जीवन केवल 1 वर्ष बचा है। किसी करीबी की आस्म मृत्यु के बारे में जानकर लिन-मो को अपने दिल में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई। हालांकि चूंकि यह बीमारी के कारण हुआ था इसलिए वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर लिन-मो ने सोचा कि उसे बूढ़े श्री वांग यूकाई पर एक प्रयोग करने की आवश्यकता है क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या वह वांग यूकाई को अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने और अधिक चिकित्सा जांच कराने की सलाह देकर उनके जीवन को बढ़ा सकता है। इस विचार का कारण यह था कि न केवल लिन-मो के माता पिता बल्कि उनके ससुराल वाले भी अब युवा नहीं रहे। एक दिन खुफिया तंत्र पर उनकी आस्म मृत्यु की खबर देखने का विचार ही असहनीय था। मुझे ये करना है लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन-मो ने अन्य खुफिया जानकारी को देखना जारी रखा लेकिन पाया कि यह ज्यादातर बेकार जानकारी थी। नींद। कल सुबह सीधे प्राचीन वस्तुओं के बाजार में। बूथ 84 का मालिक फिर कौन था? लगता है वह 60 साल से ज्यादा उम्र का आदमी था। अपनी आंखें बंद करने के बाद लिन-मो ने पाया कि वह सो नहीं पा रहा था, बेचैनी से करवटें बदल रहा था। बहुत उत्साहित। आज की खुफिया जानकारी, ये कहा जा सकता है कि सिस्टम को सक्रिय करने के बाद से उन्हें प्राप्त हुई सबसे मूल्यवान जानकारी थी। 1 घंटे से अधिक समय तक करवटें बदलने के बाद लिन-मो अंततः नींद में सो गई। यहां तक कि सपनों में भी उसका मन ड्रैगन पैटर्न वाले गुआंगक्सू युवानबाओ से भरा रहता था। अगले दिन सुबह जब तक लिन-मो जागा, ली जिनविन पहले ही अपने बच्चे को स्कूल ले जा चुका था और मेज पर उसके लिए नाश्ता रखा हुआ था। कुछ खाने के बाद लिन-मो ने एक टैक्सी सेवा बुलाई और सीधे डोंगताई रोड एंटीक मार्केट की ओर चल पड़ा। वह गुआंगक्सू युवानबाओ युक्त ट्यूब सिक्कों को किसी अन्य व्यक्ति को देने से चूकना नहीं चाहता था जो वहां पहले पहुंच सकता था। ट्यूब सिक्के तांबे के सिक्कों के समूह को कहते हैं जो जंग के कारण एक ट्यूब के आकार में एक साथ चिपक गए हैं। क्योंकि बाहरी हिस्सा गंदगी और कांस्य जंग से ढका हुआ है, इसलिए केवल दिखावट से यह पहचान पाना असंभव है कि किस प्रकार के तांबे के सिक्के हैं। मूलतः व्यापारी इन तांबे के सिक्कों को साफ करके अलग अलग बेचते थे। हालांकि बाद में लोगों को पता चला कि सिक्कों के पूरे समूह को बेचना अधिक लाभदायक था क्योंकि इससे अधिक पैसा आया। ये कुछ हद तक पत्थरों पर जुआ खेलने या ब्लाइंड बॉक्स खोलने जैसा है। हर कोई सबसे कम लागत को अत्यधिक मूल्यवान तांबे के सिक्कों में बदलना चाहता है। इस जुए की मानसिकता का फायदा उठाकर अधिक से अधिक व्यापारियों ने ट्यूब सिक्के बेचना शुरू कर दिया। यहां तक कि बिक्री के लिए नकली ट्यूब सिक्के भी बनाए जाने लगे। कुछ कम गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत तांबे के सिक्के केवल कुछ युआन के मूल्य के होते हैं, लेकिन जब उन्हें समूहीकृत किया जाता है और कुछ मिट्टी के साथ जोड़ा जाता है तो वे प्रति पीस 2 अंकों की कीमत पर बिक सकते हैं, क्यों नहीं? जब लिन-मो प्राचीन वस्तुओं के बाजार में पहुंचा तब तक सुबह के 8 बज चुके थे। ये दुकान दोपहर और शाम को ही खुलती है। सुबह के समय तो ग्राहक तो दूर, स्टॉल मालिक भी कम होते हैं। बूथ 84 का मालिक अभी तक वहां नहीं आया था। प्राचीन वस्तुओं के बाजार में एक सप्ताह बिताने के कारण लिन-मो को यह बात अच्छी तरह पता थी। वो एक परिचित लॉटरी की दुकान में गया, संख्याओं का एक सेट छापा, हमेशा की तरह 100 युआन मूल्य की स्क्रैच टिकटें खरीदी और फिर दुकान में बैठकर इंतजार करने लगा। आज का दिन उसके लिए भाग्यशाली दिन था। उसने जो स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकट खरीदा था उसने वास्तव में पुरस्कार जीत लिया। हालांकि यह केवल कुछ 100 युआन था, फिर भी लिन-मो को इससे बहुत खुशी हुई। आखिरकार अकेले इस सप्ताह उसने स्क्रैच ऑफ लॉटरी टिकटों पर 7 या 800 युआन खर्च किए थे और कुछ 20 युआन की जीत को छोड़कर बाकी आमतौर पर नुकसान में थे। लगता है आज मेरी किस्मत खराब नहीं है। लिन-मो ने अपना फोन खोला और ला लीगा फुटबॉल मैच देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ जानकारी जुटाने और पैसा कमाने के लिए फुटबॉल देखना शुरू किया था। लेकिन जैसे जैसे वह देखता गया, लिन-मो धीरे धीरे खेल के तनावपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में फंस गया। हालांकि वह वास्तव में फुटबॉल प्रेमी नहीं था, लेकिन कम से कम अब वह ये पहचान सकता था कि कौन सी जर्सी किस क्लब की है, जबकि जब उसने पहली बार फुटबॉल देखना शुरू किया था तो वह दोनों में अंतर नहीं बता सकता था। अक्सर जब उन्हें लगता था कि गोल हो गया है तो वे खुशी से चिल्लाने लगते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि गोल तो वास्तव में विरोधी टीम ने किया था। ये काफी शर्मनाक था। लिन-मो दोपहर तक लॉटरी स्टोर में रुके रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपना भोजन भी मीटुआन डिलीवरी के माध्यम से मंगवाया। उनकी निगाहें अधीर थीं और वे बार बार स्टॉल नंबर 84 की ओर जा रहे थे। लॉटरी स्टोर का मालिक भी उत्सुकता से पूछने से खुद को नहीं रोक पाया, भाई आज तुम थोड़े खराब दिख रहे हो, किसी का इंतजार कर रहे हो? लिन-मो को अपनी खुशी का एहसास हुआ और उन्होंने सहजता से जवाब दिया, किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, बस बहुत खुश हूँ क्योंकि यह मेरी पहली जीत है। मालिक ने इस पर हंसकर टाल दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। हालांकि लिन-मो की भौहें अनजाने में ही सिकुड़ गईं। बिल्कुल नहीं, दुकान मालिक ने मुझे अभी याद दिलाया। मैं बहुत उत्साहित हूँ, मैंने अपनी अचानक प्राप्त हुई संपत्ति को बहुत स्पष्ट कर दिया है।
इससे बहुत अधिक ध्यान आकर्षित होगा, मुझे अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा स्टॉल 84 का मालिक एक धूर्त बूढ़ा आदमी है। जैसे ही उसे मुझ में कुछ गड़बड़ नजर आएगी, वो कीमत बढ़ा देगा। जब लिन मो को यह एहसास हुआ तो उसने लगातार गहरी सांसें ली और जितना संभव हो सके खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन असल में ऐसा कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। कल्पना कीजिए, एक आदमी जो 30 साल से गरीब है, उसकी पत्नी और बच्चे हैं, उसे अचानक खबर मिलती है कि वह लाखों कमा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उत्साहित है। जो लोग अपने हृदय में गर्जना रखते हैं किंतु शांत मुखौटे को बनाए रखते हैं, वे महान सेनापति बनने के योग्य हैं। लिन मो कोई जनरल नहीं था, वह सिर्फ एक साधारण प्रवासी श्रमिक था। 1 मिलियन तो बस शुरुआत है। भविष्य में मैं 10 मिलियन, 100 मिलियन कमा सकता हूँ। सही, इस छोटी सी रकम को बहुत गंभीरता से मत लो। यह मेरी सफलता की राह पर एक छोटा सा मील का पत्थर है। जब एक दिन पत्रकार मुझसे साक्षात्कार करेंगे तो आज की घटना पर बहुत मामूली चर्चा होगी। लिन मो ने अपने भविष्य की कल्पना की, जो अनंत गौरव में डूबा हुआ था, और इस विचार से अपना दिमाग धोने की कोशिश कर रहा था। यह कहना होगा कि यह युक्ति काफी प्रभावी थी। कम से कम जब लिन मो ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों में एक नजर थी जिससे पता चलता था कि वह दुनिया पर विचार कर रहा था, जैसे ब्राइट स्वॉट में वांग यूकाई अपनी नई सैन्य वर्दी पहने हुए। 3 घंटे बाद लगभग 3 या 4 बजे प्राचीन वस्तुओं के बाजार के स्टॉल मालिक धीरे धीरे आने लगे और एक एक करके अपनी दुकानें लगाने लगे। हालांकि अभी भी वहां कोई ग्राहक नहीं था। अपनी दुकानें लगाने के बाद एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध रखने वाले वे मालिक एक साथ बैठकर डींगे मारते और बातें करते थे। हमेशा की तरह लिन मो बाजार में घूमता रहा, कभी कभी कुछ मालिकों से मिलता जिनसे वह कुछ हद तक परिचित था और थोड़ी देर बातचीत करता। अंततः लगभग 4 बजे इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल पर सवार एक परिचित व्यक्ति स्टॉल संख्या 84 के सामने रुका। उसकी झुकी हुई पीठ पर पड़ रही सुनहरी धूप मानो उस बूढ़े आदमी को सोने के कवच की एक परत पहना रही हो। बूढ़े बच्चे, तुम अंततः आ ही गए। लिन मो के होंठ ऊपर की ओर मुड़े और उसने राहत की सांस ली। हालांकि वह सीधे नहीं गया। उसने अपनी आंखें उस आदमी पर टिकाए नहीं रखी, बल्कि इसके बजाय आराम से स्टॉल के साथ टहलना जारी रखा। केवल वे ही महान कार्य कर सकते हैं जो अपना धैर्य बनाए रख सकते हैं। 317-332 डोंटाई रोड प्राचीन बाजार बड़ा नहीं है। आधे घंटे से कुछ अधिक समय में लिन मो बाजार का एक चक्कर लगा चुका था और अब वह स्टॉल नंबर 84 के सामने खड़ा था। लेकिन जब लिन मो ने स्टॉल पर रखी वस्तुओं को देखा तो अनायास ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कैसा दृश्य है। आमतौर पर किसी भी दिन स्टॉल पर केवल 3 या 5 ट्यूब कॉइन होते थे, लेकिन आज वहां बहुत बड़ा ढेर था, कम से कम 20 या 30 स्ट्रिंग्स। ऐसा लगता है कि बूढ़े आदमी ने फिर से स्टॉक कर लिया है और इस नए बैच के बीच गुआंगक्सू युवा नबाव छिपा हुआ है। इसके अलावा बहुत संभव है कि यह सब वहां न हो सकता है कि स्टॉल के बगल में इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल पर और भी कुछ हो। यह मुश्किल होगा। लिन मो की प्रारंभिक योजना सरल थी। आराम से टहलने का नाटक करें, फिर स्टॉल 84 के सामने रुककर थोड़ी देर बात करें और उसके बाद स्टॉल पर मौजूद सभी ट्यूब कॉइन खरीदने के लिए 1000 या 1800 युआन खर्च करें। लेकिन अब यह देखकर यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि 1000 युआन से काम नहीं चलेगा। मुख्य मुद्दा यह था कि वह कैसे स्पष्ट रूप से कहें कि वह सभी ट्यूब कॉइन खरीदना चाहते हैं। स्टॉल मालिक को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था और अगर उसे कुछ गड़बड़ का जरा सा भी संकेत मिल जाए तो लिन मो एक भी ट्यूब कॉइन नहीं खरीद पाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? लिन मो ने अपने अगले कदम पर विचार किया और लापरवाही से पूछा, बूढ़े आदमी, आपको ये सभी ट्यूब सिक्के कहां से मिले? स्टॉल का मालिक 60 साल से अधिक उम्र का एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखें बहुत उत्साहपूर्ण थी और उसके हाथ में एक बांस की पाइप थी। उसने एक कश लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हे नौजवान, ये सब बढ़िया सामान है। क्या तुम बजाने के लिए कुछ तार खरीदने में रुचि रखते हो? इसके बारे में भूल जाओ। लिन मो ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं तुम्हारी चालों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। क्या तुम लोगों को धोखा देने के लिए तांबे के सिक्कों के ढेर को एक साथ चिपकाकर उन्हें थोड़ा पुराना नहीं कर रहे हो? अपने दिमाग में पहले से ही एक साहसिक विचार आकार ले रहा था। लिन मो ने आगे कहा, मुझे ट्यूब कॉइन में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं एक खास तांबे के सिक्के की तलाश में हूं। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ यह है या नहीं। यदि उसने कुछ पूंजी निवेश नहीं की होती तो वह चुपचाप सभी ट्यूब सिक्कों को लेकर चले जाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। बिना बोए काटने का कोई मतलब नहीं होता। तुम एक हफ्ते से बाजार में घूम रहे हो, असल में कुछ ढूंढ रहे हो, है ना? स्टॉल मालिक की आंखों में चालाकी की चमक थी। उसने अपना पाइप नीचे रखा और गंभीरता से कहा, बताओ, तुम किस तरह का तांबे का सिक्का ढूंढ रहे हो? अगर मेरे पास यह नहीं भी है तो भी मैं तुम्हें इसके बारे में पता लगाने में मदद कर सकता हूँ। प्राचीन वस्तुओं के बाजार में दुकानों पर प्रदर्शित वस्तुएं आमतौर पर पर्यटकों को धोखा देने के लिए होती हैं, या फिर ये पूरी तरह से नकली होती हैं, जो खजाना सहायता गिरोह या किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रही होती हैं जो कम कीमत वाली वस्तु को खरीदने की उम्मीद में होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास असली सामान नहीं है। मैं जियांग कैरेक्टर बी ड्रैगन की तलाश में हूँ। एक सप्ताह तक कठिन परिश्रम करने के बाद लिन मो को तांबे के सिक्कों के बारे में मोटी मोटी समझ हासिल हो गई थी। जियांग कैरेक्टर बी ड्रैगन भी एक प्रकार का डॉकिंग कॉपर सिक्का है। इसके पिछले हिस्से पर चीनी अक्षर बी जैसा दिखने वाला ड्रैगन बना हुआ है, जिसमें ड्रैगन का पूरा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ड्रैगन के सिर से कोई रुकावट नहीं है और बीच में जियांग अक्षर अंकित है। आमतौर पर एक जियांग कैरेक्टर बी ड्रैगन की बाजार कीमत उसकी स्थिति के आधार पर 50,000 से 80,000 युआन के बीच होती है। जितनी अच्छी स्थिति होगी, कीमत उतनी ही अधिक होगी। जियांग कैरेक्टर बी ड्रैगन, स्टॉल मालिक ने दोहराया, फिर कहा, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए जांच करता हूँ। उसने अपने पास रखे बंद सूटकेस को खोला तो उसके अंदर बड़े करीने से रखे उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले तांबे के सिक्के निकले। ये वास्तविक मूल्यवान वस्तुएं थीं। थोड़ी देर खोजने के बाद स्टॉल मालिक ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे पास जियांग कैरेक्टर बी ड्रैगन नहीं है, लेकिन मेरे पास डॉकिंग कॉपर सिक्का बिंगबू वर्ष जियांग ब्रून ड्रैगन है। ब्रून ड्रैगन की पूंछ में एक विशेष रूप से बड़ा खोखला भाग होता है जिससे ये झाड़ू जैसी दिखती है और यही इसके नाम का कारण है। पहले मुझे देख लेने दो। लिन मो ने स्टॉल मालिक के हाथ से तांबे का सिक्का लिया और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। दरअसल उसे असली या नकली के बारे में कुछ भी समझ नहीं था, वह तो बस दिखावा कर रहा था। हालांकि ये मूल्यवान तांबे के सिक्के आमतौर पर राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्रों से प्रमाण पत्र के साथ आते हैं, जिन्हें शब्दजाल में एल्बम में दर्ज कहा जाता है। जब तक ट्रेडिंग चैनल ठीक है, आप वास्तव में नकली सामान नहीं खरीद सकते।
इसके अलावा किसी भी प्रकार के सिक्के को अनदेखा कर पाना भी असंभव है, क्योंकि तांबे के सिक्कों की कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर होती हैं, प्रत्येक सिक्के का मूल्य लगभग तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है। सिक्के को देखने के बाद लिन मो ने उसे वापस दे दिया और पूछा, इसका मूल्य कितना है? 70,000 और यह अंतिम प्रस्ताव है। स्टॉल मालिक ने तांबे का सिक्का एक तरफ रख दिया और कहा, यदि आप इन तांबे के सिक्कों के बारे में पर्याप्त जानते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कीमत मांग रहा हूं वह अधिक नहीं है। चलो, तुम्हें नहीं लगता कि यह कीमत अधिक है? लिन मो ने अपना सिर हिलाया और अपनी पेशकश के साथ जवाब दिया, 50,000 सबसे अधिक है जो मैं दे सकता हूँ। स्टॉल मालिक ने भौहें सिकोड़ी। यह तांबे का सिक्का ग्रामीण इलाकों में सामान चुनते समय एकत्र किया गया था, इसकी कीमत केवल कुछ 100 युआन थी, इसलिए ये काफी सस्ती थी। आमतौर पर बिंगू वर्ष का एक डाकिन कॉपर सिक्का, जिसमें जियांग ब्रून ड्रैगन अंकित होता है, 50,000 से थोड़ा अधिक में बिकता है, जिसका अर्थ है कि लिन मो द्वारा दी गई कीमत बिल्कुल सही थी। वह बेचना तो चाहता था, लेकिन साथ ही वह कुछ अधिक कीमत भी मांगना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद स्टॉल मालिक ने कहा, ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आप वाकई इसे चाहते हैं। 59,800। आप मुनाफा कमाते हैं और मैं भी, ये कैसा है? लिन मो ने अपना सिर हिलाते हुए मजाक करना जारी रखा, आपकी कीमत अभी भी बहुत ज्यादा है। लगभग 60,000 पर भी अगर आपने स्टॉल पर मौजूद सभी ट्यूब कॉइन फेंक दिए तो भी यह इसके लायक नहीं होगा। लिन मो का दिल अचानक से धड़कने लगा। उन्होंने जो भी आधारभूत कार्य किया था वह ये था कि वे बिना किसी संदेह के स्टॉल पर मौजूद सभी ट्यूब कॉइन को उचित तरीके से प्राप्त कर सके। स्टॉल मालिक के जवाब का इंतजार किए बिना लिन मो ने आगे कहा, ये सौदा है, मैं टालमटोल करने वाला नहीं हूँ। 55,800, साथ ही इंपीरियल ट्रेजरी से 2 डॉकिंग कॉपर सिक्के मुख्य सिक्के के रूप में 10 वेन और स्टॉल पर मौजूद सभी ट्यूब सिक्के। अगर यह आपके लिए काम करता है तो मैं पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। 10 वेन के मूलधन के रूप में एक डाकिन तांबे के सिक्के की कीमत लगभग 2,000 से 3,000 युआन है। स्टॉल मालिक निश्चित रूप से ऐसा व्यापार नहीं करना चाहता था जिससे घाटा हो, और उसने मना कर दिया। ये निश्चित रूप से काम नहीं करेगा, बातचीत का कोई मौका नहीं है। यदि आप इच्छुक हैं तो आप ये सभी ट्यूब सिक्के ले सकते हैं, सिर्फ स्टॉल पर रखी हुई चीजें नहीं। मेरे पास और भी बहुत कुछ है। बोलते समय स्टॉल मालिक ने अपनी इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल से ट्यूब कॉइन्स का एक बड़ा बैग निकाला। मैं आपको बता दूं, ये निश्चित रूप से नकली नहीं है, ये ताजा सिक्के हैं जो मैंने हाल ही में एकत्र किए हैं। मैं उम्रदराज हो रहा हूं और इन चीजों से निपटने में परेशान नहीं हो सकता है कि वहां कुछ असली खजाने भी हो। ट्यूब कॉइन्स का नया बैग जो स्टॉल मालिक ने अभी अभी लाया था, उसे देखकर लिन मो के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। सिस्टम ने केवल ये बताया कि स्टॉल संख्या 84 में गुआंगक्सू युवा नबाव था, लेकिन यह नहीं बताया कि वह कौन सा ट्यूब कॉइन था। भले ही वह स्टॉल पर रखे सभी सिक्कों को समेटने में कामयाब हो गया, लेकिन अगर गुआंगक्सू युवा नबाव तिपहिया वाहन पर निकला तो नुकसान काफी बड़ा होगा। सौभाग्यवश लिन मो ने पहले भी इस संभावना पर विचार किया था और स्टॉल मालिक के बचे हुए स्टॉक को प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक एक घुमावदार रणनीति का इस्तेमाल किया था। हम ठीक है। लिन मो अंदर से बहुत खुश था, लेकिन बाहर आने पर वह काफी देर तक हिचकिचाया, फिर अनिच्छा से अपना फोन निकाला और कहा, तो ठीक है, डॉकिंग कॉपर सिक्का और सभी ट्यूब सिक्के, कुल 55,800। भले ही बचत ली जिनवेन के हाथों में थी, लिन मो अपनी पत्नी के एलिपे में सीधे लॉगिन कर सकता था, इसलिए वह भुगतान करने में सक्षम था। भुगतान करते समय लिन मो ने 2 बार पूछना सुनिश्चित किया और भुगतान पासवर्ड दर्ज करने से पहले उन्होंने मालिक की इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल पर खोज की, ये सुनिश्चित किया कि कोई ट्यूब कॉइन पीछे न छूट गया हो। इस दौरान ली जिनवेन, जो स्कूल के गेट पर लिन जियाओ जियाओ के स्कूल से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी बैंक से लेनदेन के बारे में एक सूचना मिली। 317-333 बैकवोट। प्रिय उपयोगकर्ता, 5116 पर समाप्त होने वाले आपके पोस्टल सेविंग्स बैंक कार्ड पर 10 नवंबर को सुबह 6:24 बजे RMB 55,800.00 का व्यय हुआ, जिससे आपके डिमांड खाते में 117,000.56 का शेष रह गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर अपने फोन को देखते हुए ली जिनवेन का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। क्या चल रहा है? 50,000 से अधिक की कटौती? क्या अकाउंट हैक हो गया था? उसका पहला विचार यह नहीं था कि लिन मो ने इसे खर्च कर दिया था। घर पर जो पैसा था वह मकान खरीदने के लिए बचाकर रखा गया था और उनमें से कोई भी इतना बड़ा खर्च नहीं करना चाहता था। अगर कोई था भी तो उसे लगा कि लिन मो पहले उससे सलाह लेगा। ली जिनवेन ने तुरंत डाक बैंक की ग्राहक सेवा को फोन करके पुष्टि की कि क्या सचमुच बैंक को हैक किया गया है, ताकि वह तुरंत धनराशि वापस पा सके। संपर्क करने के बाद ली जिनवेन ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। ग्राहक सेवा प्रतिनिधि ने जांच की और फिर उसे बताया कि व्यय एलिपे के माध्यम से हुआ था और इसमें कोई हैकिंग शामिल नहीं थी। उसने ली जिनवेन को सलाह दी कि वह अपने एलिपे लेनदेन इतिहास की जांच करे। फोन रखने के बाद उसने तुरंत अपना एलिपे खाता खोला और हाल ही में हुए भुगतान का रिकॉर्ड पाया। क्या ये सचमुच मेरे पति हो सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ली जिनवेन ने जल्दी से लिन मो को बुलाया। डायल टोन रिंग। कॉल का उत्तर शीघ्र दिया गया। नमस्ते, क्या हाल है पत्नी? लिन मो की आवाज आई। ली जिनवेन ने जल्दी से पूछा, पति, आप अभी क्या कर रहे थे? मैंने 50,000 से ज्यादा खर्च करने का मैसेज देखा। ओह ये फोन पर कुछ शब्दों में समझाने के लिए बहुत जटिल है। मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, चलो घर पहुंचकर बात करते हैं। जियाओ जियाओ स्कूल से निकलने वाला है ना? समझाने के लिए बहुत जटिल। ये पैसा उसके पति ने कमाया था और ली जिनवेन को उसके पति द्वारा खर्च किए जाने का डर नहीं था। जब तक इसे उचित तरीके से खर्च किया जाता, वे धीरे धीरे फिर से बचत कर सकते थे, भले ही यह खत्म हो गया हो। लेकिन ली जिनवेन चिंतित था क्योंकि लिन मो हाल ही में कुछ अलग व्यवहार कर रहा था। अगर उसे धोखा दिया गया तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। एक पति जिसने आधे घंटे में 10,000 कमाने की कोशिश की है, वह आत्मविश्वास के चरम पर है। किसी के लिए बहक जाना और सभी प्रकार की गड़बड़ चीजों में निवेश करना आसान है। बड़ी खुशी के बाद बड़ी आसानी से बड़ा दुख आ सकता है। ली जिनवेन को अभी भी अच्छी तरह याद है कि संपत्ति विध्वंस मुआवजे के बाद उनके दूसरे चाचा कितने आकर्षक थे और कुछ साल बाद वे कितने दुखी हो गए थे। उनके छोटे परिवार की जोखिम सहन करने की क्षमता बहुत कम थी। यदि हालात खराब हो गए और वे अपनी बचत खो बैठे और कर्ज में डूब गए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वे कभी भी अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाएंगे। नहीं, मुझे अपने पति से गंभीर बात करनी है। अपने अंदर की भावनाओं को दबाते हुए ली जिनवेन ने गंभीरता से निर्देश दिया, ठीक है पति, मैं जियाओशियाओ को लेने के बाद घर आ जाऊंगी। कहीं मत जाओ और घर पर ही मेरा इंतजार करो।
ठीक है, मैं भी जल्दी ही घर जाऊंगा। चिंता मत करो, मैंने बेतहाशा खर्च नहीं किया है। सड़क पर सावधान रहना। ठीक है, घर पर मिलते हैं। दूसरी ओर, मुझे माफ करना पत्नी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं बता भी दूं तो भी तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, है ना? हे, जरा रुको, मैं तुम्हें एक छोटी सी अमीर महिला बनाने वाला हूं जिसकी संपत्ति 10 लाख से ज्यादा होगी। लिन मो ने फोन को लटका हुआ देखा और असहाय होकर आह भरी। उसके पास पहले कार्रवाई करने और बाद में स्पष्टीकरण देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अपनी पत्नी को पहले से सूचित करने पर निश्चित रूप से विरोध का सामना करना पड़ता। भले ही वह विस्तार से समझाए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हो सकता था। इसलिए उसे बस आगे बढ़ना था। 50,000 से अधिक की रकम उनके लिए कोई छोटी रकम नहीं थी। यदि संभव हो तो वह अपनी पत्नी से कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था, न ही उसे चिंता या भय का कारण बनाना चाहता था। लेकिन विशेष कारणों से उन्हें कुछ विशेष उपाय अपनाने पड़े। बैकवोट, लिन मो ने ट्यूब सिक्कों के 2 बैग उठाए और तुरंत घर नहीं गया, बल्कि ट्यूब खोलने के लिए आवश्यक कुछ उपकरण खरीदने चला गया। ये काम ज्यादा जटिल नहीं था, बस कुछ छेनी, कुछ भिगोने वाले रसायन तथा पानी की नली के साथ कई बड़े प्लास्टिक के बर्तन चाहिए थे। ट्यूबों को खोलने के लिए अधिक कौशल की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसके लिए धैर्य और सावधानी की आवश्यकता थी। आखिरकार ये तांबे के सिक्के न जाने कितने वर्षों से जमीन में दबे पड़े थे, उनमें से अधिकांश में जंग लग चुका था और अधिक बल लगाने पर वे आसानी से टूट सकते थे। किसी भी प्रकार की प्राचीन वस्तु के साथ आप यह नहीं चाहेंगे कि वह क्षतिग्रस्त हो। यदि छेनी के निशान रह गए हो या वह आधी टूट गई हो, तो उसका मूल्य तुरंत आधे से कम हो सकता है। ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों की नजर में लिन मो के पास जो ट्यूब थी वे बेकार थी, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि उनमें एक गुआंगक्सू युवा नवाब भी था जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक थी। इसे सावधानी से संभालना होगा। इन वस्तुओं को खरीदने के बाद लिन मो बाजार के प्रवेश द्वार पर एक छपाई की दुकान पर गए और तांबे के सिक्कों के लिए संदर्भ चार्टों का एक बड़ा ढेर और उनकी खरीद के लिए एक मूल्य सूची मुद्रित की। सारी जानकारी ऑनलाइन मिल गई और उसे प्राप्त करना कठिन नहीं था। एक बार जब उसने सब कुछ तैयार कर लिया तो लिन मो उत्साहपूर्वक एक राइड शेयर कार में बैठ गया और घर की ओर दौड़ पड़ा। मौसम ठंडा हो रहा था और सड़क के किनारे लगे पेड़ पीले पड़ चुके थे। एयर कंडीशनिंग चालू करके राइड शेयर कार में बैठे हुए लिन मो को लिन शियाओशियाओ के बचपन की एक घटना याद आ गई। उस समय उनकी बेटी ने अभी अभी स्कूल जाना शुरू किया था और उन्होंने और उनकी पत्नी ने उसे दाखिला दिलाने में अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी। एक दिन जब वह और ली जिनविन लिन शियाओशियाओ को स्कूल से लेने गए और बस स्टॉप की ओर जल्दी से जा रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई। लिन जियाओजियाओ ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और अपनी आवाज में सिसकी भरते हुए उससे पूछा, पिताजी, बाकी सभी लोग कार में चलते हैं, हमारे पास एक कार क्यों नहीं है? क्या हम भी एक खरीद सकते हैं? अपनी बेटी के मासूम शब्दों ने लिन मो को काफी देर तक चुप करा दिया। अपराध बोध, शक्तिहीनता, स्वयं से घृणा तथा अपनी पत्नी और बच्चे के लिए दुख। उस रात लिन मो सीढ़ियों के प्रवेश द्वार पर अकेले बैठे थे और कई सिगरेटें पी रहे थे, इस हद तक कि उनकी आंखों में पानी आ गया। इस बार जब मैं पैसा कमा लूंगा तो मुझे परिवार के लिए एक कार खरीदनी होगी। लिन मो ने अपने हाथों में तांबे के सिक्कों को कसकर पकड़ लिया और एक दृश्य की कल्पना की जिसमें उसका 3 सदस्यीय परिवार एक कार में सवार होकर मौज मस्ती करने निकल गया। कुछ छवियों के बारे में सोचने मात्र से ही बहुत शांति मिलती है। आधे घंटे बाद जैसे ही लिन मो घर पहुंचा वो तुरंत काम में लग गया। सबसे पहले उन्होंने तंग कमरे में रखे सोफे और डाइनिंग टेबल को एक कोने में रख दिया, फिर एयर कंडीशनिंग चालू कर दी और खरीदी हुई नली को वाटर हीटर से जोड़ दिया और प्लास्टिक के बेसिनों को गर्म पानी से भरना शुरू कर दिया। सामान्य ट्यूब कॉइन खोलने के लिए इतनी परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं होती, बस उन्हें एक एक करके छेनी से खोलना ही काफी होता है। लेकिन यदि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि ट्यूब कॉइन अलग होने के बाद भी यथासंभव बरकरार रहें और टूटने से होने वाले नुकसान से बचें, तो उन्हें गर्म पानी में थोड़ा भिगोना जरूरी था। पानी बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, लगभग 70 डिग्री पर्याप्त होगा। ये काम निपटाकर लिन मो ने अपने हाथ धोए और खाना बनाने के लिए रसोई में चला गया। उनकी पत्नी और बेटी जल्द ही वापस आ जाएंगी और कुछ भी पकाने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन सौभाग्य से फ्रिज में टमाटर और अंडे थे और पास की शेल्फ पर इंस्टेंट नूडल्स का एक डिब्बा रखा था। सब्जियां काटना, अंडे तलना, शोरबा डालना और इंस्टेंट नूडल्स डालना। कुछ ही समय बाद टमाटर और अंडे के इंस्टेंट नूडल्स की सुगंध पूरे रसोई घर में फैल गई। चरमराहट, दरवाजा धक्का देकर खोला गया और ली जिनविन लिन शियाओशियाओ के साथ अंदर चली गई। ली जिनविन की नजर अचानक लिविंग रूम में सामान के ढेर पर पड़ी और उसकी भौहें अनायासी सिकुड़ गईं। शोर सुनकर लिन मो ने रसोई से बाहर झांका और जल्दी से आवाज लगाई, तुम वापस आ गए। जाओ अपने हाथ धो लो, नूडल्स लगभग तैयार हैं। वाह, ये क्या है? दरवाजे से प्रवेश करते ही लिन जियाओजियाओ ने तुरंत लिविंग रूम में सामान के ढेर को भी देखा।